हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण आप लोगों को देखने को मिलेगी। आज हम लोग यहाँ पर जो एम लक्ष्मीकांत है, इसको हम फिनिश कर देंगे। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास काफ़ी लंबी थी। जो लोग आईएएस और पीसीएस का पेपर दे रहे हैं इस बार, पीटी का खासकर जो लोग पेपर दे रहे हैं, उन लोगों के लिए क्लास है वो रामबाण होने वाली है। आज की क्लास छोटी सी होगी। कल 5 घंटे की क्लास हम लोगों की थी। आप लोग देखते देखते भी बोर हो गए होगे। तो देखिए, इसको हम लोग बहुत अच्छे से नोट से अभी हम लोग कवर करेंगे यहाँ पर। लेकिन आप लोग अब एमसीक्यूज ज़रूर लगाइएगा। आप देखिए, इतना हमने मेहनत करके आप लोगों को पढ़ाया है, तो आप लोगों को ये एमसीक्यूज लगाते रहना है। और जैसा आप लोग बोले थे कि सर हमारा कंप्यूटर ख़राब हो गया था, तो आप लोग बोले थे सर थोड़ा डोनेशन ले लीजिए, क्योंकि कंप्यूटर अभी हम ठीक नहीं करा पाएंगे, पैसे ख़त्म हो गए थे। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही कंप्यूटर ख़राब हुआ था, तो उसमें 4500 रुपये लगे थे, तो अभी रुपये नहीं थे। तो मैंने सोचा था कि मोबाइल से ही पढ़ा देता हूँ। लेकिन मोबाइल से आप लोगों को वीडियो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है। तो आप लोगों ने इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट किया था, तो मैंने वीडियो एक बना दिया है, जिसमें से बहुत सारे लोगों ने डोनेशन भी दिया है। तो सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। उस पर मैं एक विस्तृत वीडियो और लेकर के आऊँगा, और उम्मीद लग रही है, इतना सारा सपोर्ट किया उस वीडियो पर आप लोगों ने, लग रहा है कि 2-4 दिनों में ही आप लोगों का कंप्यूटर ठीक हो जाएगा। तो दोबारा से आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी फेस के साथ में। और जो ये क्लासेस मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर पेन कॉपी पे पढ़ाया हूँ, ये भी मैं फेस के साथ में आप लोगों को पढ़ा दूंगा। ओके, तो ये परेशान नहीं होना है आप लोगों के लिए। लेकिन क्लास तो हम बंद नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं कि अभी डोनेशन पूरा उतना नहीं आ पाया और कंप्यूटर ठीक नहीं हो पाया तो हमारी क्लास मिस हो जाएंगी। क्लास में आप लोगों को इस वजह से डेली ही दूंगा रिकॉर्ड करके, और कंप्यूटर ठीक हो जाएगा तो हम इसको फिर से आप लोगों को पढ़ा देंगे। ओके, कोई समस्या वाली बात नहीं है, रिवाइज हो जाएगा आप लोगों का। तो अभी देखिए, जो इससे आप लोगों को एमसीक्यूज लगाते रहने हैं। तो जैसे मैं अभी एमसीक्यूज लगा रहा था, जब भी मैं थोड़ा परेशान होता हूँ तो मैं किसी भी सब्जेक्ट के एमसीक्यूज लगाने लगता हूँ उठा करके। तो मैं अभी इसके लगा रहा था, ये मैं नई लेकर के आया था कुछ समय पहले, तो मैंने सोचा चलो इसको लगा लेता हूँ। तो कुछ क्वेश्चन जैसे आप लोग भी लगाएंगे ना, तो अगर इसमें 100 क्वेश्चन अगर आप लोग अटेंड करेंगे, तो आप 95 से प्लस इसमें सही करने में सक्षम होंगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं इसमें क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं, और बहुत ही आसानी से आप लोग कर लेंगे। और देखिए, जो ये आप लोगों के लिए पूर्वावलोकन देखने को मिलेगा, घटना चक्र, इसमें आईएएस और पीसीएस के 1990 से लेकर के 2022 तक के सभी क्वेश्चन होते हैं, और टॉपिक वाइज होते हैं। ये बड़ी अच्छी बात होती है। तो इस वजह से मैं इसको थोड़ा सा कभी कभार रिवीजन के लिए यूज कर लेता हूँ। बहुत मज़ा आता है इसमें सॉल्व करने में। तो वैसे तो मैं पहली बार इसको सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी इसमें मिल जाते हैं। जैसे आप लोग क्वेश्चन लगाएंगे ना, तो इसमें बड़े मज़ेदार क्वेश्चन मिलते हैं। जैसे देखो, मैं अभी क्वेश्चन लगा रहा था, तो कुछ क्वेश्चन बहुत बहुत अच्छे मिल रहे थे। जैसे मैं आप लोगों को 1-2 क्वेश्चन दिखाता हूँ। देखिए, जैसे मैं अभी इधर के भी क्वेश्चन कुछ लगा रहा था, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, वो काफ़ी मज़ेदार मिला था क्वेश्चन। देखिए, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो आप लोग भी इन क्वेश्चन को ज़रूर लगाते रहिएगा। आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इससे, और काफ़ी ज़्यादा ये प्रॉफिटेबल होते हैं। देखिए, ये वाले क्वेश्चन हाँ मैं लगा रहा था अभी। तो देखिए, आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे कि देखिए, एक क्वेश्चन मैं डीपीएसपी का क्वेश्चन अभी लगा रहा था। तो डीपीएसपी का देखिए क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा कि संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो स्वीकृत कराता है। मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो बच्चों के विरुद्ध, स्त्रियों के विरुद्ध, जनजातियों के विरुद्ध, और साथ में दलितों। कुछ लोग हैं वो, मैंने इसलिए इस पर टिक लगाए क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ये यूपीपीसीएस मेंस 2009 में पूछा गया था। इसमें मैक्सिमम लोग हैं ना, वो दलितों को भी लगा देंगे शोषण के विरुद्ध में, लेकिन ये नहीं था। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मिला था। तो जब आप क्वेश्चन लगाते हैं, तो आपको बहुत सारी नई चीज़ें भी जानने को मिलती हैं, साथ में कि जो आयोग है वो किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। देखिए, जैसे ये देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये 2008 में आईएएस के एग्जाम में ही पूछा गया। तो आप लोग इसमें देखेंगे ना, तो इसकी आयोग की लैंग्वेज किस तरह की होती है, तो वो समझ में आता है। देखिए, एक क्वेश्चन और मुझे बहुत बढ़िया मिला था। देखिए, ये मुझे सही पता था, फिर भी मैं गलत कर दिया। इस वजह से मैं आपको भी दिखाना चाहता हूँ इसको। तो देखो, ये क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया था। तो आप लोग भी करेंगे तो यहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों के भी सही होंगे। मैंने भी यहाँ पर अटेम्प्ट किए थे, तो यहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चन 95% से प्लस रहते ही रहते हैं। तो देखिए, आप लोगों को देखने को मिलेगा कि भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए जो निर्देशित सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सा या से सूचीबद्ध हैं। तो देखिए, इसमें मुझे पता था वैसे, प्राथमिक स्तर पर जो मातृभाषा में शिक्षा है, ये नहीं दी गई है हमारे फंडामेंटल राइट्स में, और ना ही डीपीएसपी में। बल्कि यहाँ पर डीपीएसपी में बोला गया है जो 6 वर्ष है ना, तो 6 वर्ष से नीचे के जो बच्चे होंगे, उनकी जो प्राथमिक शिक्षा होगी, और उनके देखभाल की बात यहाँ पर राज्य के लिए बोली गई है। ओके,
ये तो मुझे पता था कि फंडामेंटल राइट्स में नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज था और मैं इसको क्या कर दिया था, टिक कर दिया था यार जल्दी जल्दी में। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी ये क्वेश्चन दिखाता हूँ, तो आप लोग भी इसको देख सकते हैं कि बड़ा प्यारा क्वेश्चन था ये। और जल्दबाजी में क्या हो गया, ये गलत हो गया, जानते हुए भी गलत हो गया। जैसे देखिए मैं आप लोगों के लिए कई बार बताया था ट्रांसजेंडर वाला, कि जो विधिक सहायता देने की बात की जाती है यहाँ पर, तो वो देखिए ट्रांसजेंडर के लिए है या नहीं है, तो वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी ट्रांसजेंडर के लिए नहीं है। ओके, और आप लोगों के लिए सभी जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए भी आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी, ये चीज़ है। ये क्वेश्चन बहुत लोग गलत कर दिए थे, क्योंकि वो सभी वरिष्ठ नागरिकों को सही कर दिए थे, मैक्सिमम लोगों को गलत कर दिए थे। तो ये देखिए 2020 में ही आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया था, बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए ट्रांसजेंडर सभी ट्रांसजेंडर के लिए नहीं, लेकिन कुछ राज्यों में जैसे ट्रांसजेंडर की अगर इनकम है वो 2 लाख से कम है, तो उनके लिए यहाँ पर फ्री में विधिक सहायता देने की बात की जाती। तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन था। तो आप लोग इस तरह से लगाएंगे ना, बहुत ही मज़ा आएगा आप लोगों के लिए, और बहुत ही आसानी से सब कुछ आप लोग कवर कर लेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन, मतलब आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये थोड़ी सी चीज़ बताई थी, आप लोग जा करके देखिएगा, बड़ा मज़ा आएगा। तो देखिए हम लोग लास्ट लेक्चर में हम लोग देख रहे थे जो गैर संवैधानिक निकाय हैं, ये हम लोग देख रहे थे। और इसमें देखिए मैं आप लोगों को जब पढ़ा रहा था, तो यहाँ पर हम लोग शायद केंद्रीय अन्वेक्षण ब्यूरो या फिर लोकपाल हम शुरू करने जा रहे थे, तो मैंने क्लास को बंद कर दिया था। ओके, तो अभी हम लोग इसको देख लेंगे, मतलब ये 2-4 ही बचे हुए हैं, फिर ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हम स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर लेते हैं, मतलब आप लोगों को देखने को मिलेगा मैं स्टार्टिंग में कुछ चैप्टर आप लोगों को नहीं पढ़ाया था, क्योंकि जब मैं आप लोगों से पूछा था कि हम किस क्रम में पढ़ाएं, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसको पहले पढ़ाएं क्या, तो देखिए ये मैं आप लोगों को दिखाया था कि जैसे फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटी हो गया, डीपीएसपी हो गए, महत्वपूर्ण हैं। फिर लेजिस्लेचर, लोकल गवर्नमेंट, जुडिशरी, ये जो महत्वपूर्ण थे इनको हमने पहले कवर कर लिया। फिर आप लोग देख सकते हैं ये वाले टॉपिक देखने को मिलेंगे, तो इसी में कुछ टॉपिक रह गए थे स्टार्टिंग में, तो मैं 2-4 ही टॉपिक हैं, चलिए हम लोग देख लेते हैं इनको, फिर हम लोग जो हमारा छूट गया था वो भी हम लोग देख लेंगे। तो देखिए हमारा संविधान है, जब वो निर्मित हुआ तो उसमें बहुत सारे प्रावधान हैं, वो कई जगह से लिए गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब हमारा संविधान आया तभी इसमें हमारे देश में शासन प्रारंभ हुआ। हमारे संविधान की जो पृष्ठभूमि है वो बहुत पहले से बनना स्टार्ट हो गई थी। वैसे तो आप प्राचीन काल में भी देख सकते हैं कि हमारे संविधान के अंदर जो जो अंश हैं वो आप लोगों को हमारे प्राचीन सभ्यता में भी, प्राचीन काल में भी देखने को मिलेंगे, लेकिन देखिए उसके लिखित साक्ष्य हमारे पास में नहीं है। तो जो हमारी आधुनिक भारत हमारे स्टार्ट होता है, बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा कंपनी का शासन। तो यहाँ पर कंपनी इतने दुष्ट लोग थे, ये कुछ भी करते थे तो लिखित रूप में करते थे। अगर इन्हें भारतीयों के ऊपर 100 कोड़े लगाने होते थे ना, तो पहले ऐसा नियम कानून लेकर के आते थे कि कैसे इन भारतीयों को 100 कोड़े लगाए जाए, यानी कि नियम कानून के बिना कुछ भी नहीं करते थे ये लोग, इतने दुष्ट थे। मैं थोड़ा सा इसको सेट कर देता हूँ, 1 सेकंड रुकिएगा। अब आप लोगों के लिए थोड़ा सा क्लियर दिख रहा होगा। ओके, अब ठीक है। तो देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ये पहले नियम कानून लेकर के आते थे, फिर ऐसा करते थे। यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा बाइट हो गया। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा पहले नियम कानून लेकर के आते थे, फिर ऐसा करते थे। देखिए जब आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो भी काम करते थे उसके लिए एक नियम कानून लेकर के आते थे, तो यहाँ पर विभिन्न यहाँ पर अधिनियम कानून आप लोगों को देखने को मिलेंगे, चार्टर देखने को मिलेंगे जो समय समय में आए। तो ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं पृष्ठभूमि बनाए हमारे संविधान की। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। वैसे आप लोग अगर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें भी ये देखने को मिलेगा। तो जो लोग मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ना चाहते हैं तो वो वहाँ पढ़ सकते हैं, जो यहाँ पढ़ना चाहते हैं वो यहाँ भी पढ़ सकते हैं। तो देखिए आप लोग जानते हैं कि जब बंगाल पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने जब बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी ले ली थी, फिर उसके बाद में 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो आता है। तो देखिए इस जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है इसमें क्या क्या चीज़ें प्रमुख थी वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है इसमें ईस्ट इंडिया के जो काम थे उनको नियंत्रित और नियमित किया गया पहली बार, और साथ में फर्स्ट टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी के जो प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य थे उनको मान्यता दी गई। मैं यहाँ पर बहुत शॉर्ट में लिखा हूँ, मैं इसी वजह से बता देता हूँ तो आप लोग समझ जाएंगे। और साथ में इसी
इसी रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट की नींव पड़ी थी यहाँ पर। और आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो बंगाल का गवर्नर है, जो बंगाल का गवर्नर है उसको गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। पहले जो बंगाल का गवर्नर था ना, उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और उसके लिए 4 सदस्यों की एक ग्रुप बनाया गया था, जो परिषद बनाई गई थी, जो उसके मतलब एक तरह से सपोर्ट के लिए कार्य करती थी। ओके। और अगर हम बात करें कि इसी रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसमें 4 जज थे। ये देखिए जो 4 जज थे, वर्तमान में जैसा सुप्रीम कोर्ट होता है वैसा ही सुप्रीम कोर्ट नहीं था। इसके पास में बहुत कम आप लोगों को पावर देखने को मिलेंगी। अगर हम बात करें कि यहाँ पर देखिए इस रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से जो वर्कर्स थे, मतलब कंपनी के कर्मचारी थे, उन्हें उपहार लेने से रोका गया था। साथ में आप लोगों के देखने को मिलेगा जो कोड ऑफ डायरेक्टर था ना, उसके माध्यम से कंपनी पर ज़्यादा नियंत्रण लाया गया था। तो ये चीज़ आप लोग देख सकते हैं। फिर देखिए बीच में एक 1781 में एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी लाया जाता है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट के माध्यम से देखिए जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी ना, उसके क्षेत्राधिकार से कुछ चीज़ों को बाहर कर दिया गया। जैसे कि आप लोगों को देखने को मिलेगा कि गवर्नर जनरल प्लस जो काउंसिल है उसको इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया। देखिए ऐसा इसलिए था क्योंकि आप लोगों को देखने को मिलेगा ये जो सुप्रीम कोर्ट है, अगर इसके अंडर में अगर एक ये आ जाते गवर्नर जनरल, उसकी काउंसिल, उसके कार्य, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उनके ऊपर कंट्रोल लग जाता। और वो लोग नहीं चाहते थे कि हमारे ऊपर कोई कंट्रोल करे, वो जो चाहें एकदम एक तरह से धड़ाका से करते रहें। इस तरह से चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो देखिए इसी वजह से इन्होंने कहा देखो भाई, हम अगर हम अच्छे से कंपनी का शासन चलाएं तो इसके लिए आपको हमको पहले थोड़ी सी एक्स्ट्रा पावर देनी पड़ेगी। तो देखिए वो संसद बोली भाई कौन सी एक्स्ट्रा पावर चाहते हैं। बोले नंबर 1 तो हमको चाहिए कि देखिए जो सुप्रीम कोर्ट है उसके न्यायालय के क्षेत्र से भाई बाहर कर दीजिए। बोले किस किस को बाहर कर दें। तो देखिए जो गवर्नर जनरल होगा और उसकी जो काउंसिल होगी, भाई उसके खिलाफ कोई भी मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में दर्ज नहीं किया जा सकता। साथ में कंपनी के जितने भी कर्मचारी हैं, वर्कर्स हैं, उनके खिलाफ भी वहां पर मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता, यानी कि उसके क्षेत्राधिकार से वो बाहर होगा। साथ में राजस्व और साथ में जो वसूली के मामले हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं सुनवाई की जा सकती। यानी कि ये देखिए कितनी सारी पावर आप लोगों को देखने को मिलेगी। और साथ में जो प्रांतीय न्यायालय हैं, इनकी अपील है वो सुप्रीम कोर्ट में ना की जाए। देखिए जो प्रांतीय न्यायालय उनकी अपील है वो सुप्रीम कोर्ट में ना की जाए, बल्कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल में की जाए। यानी कि देखिए सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा पावरफुल कौन था? गवर्नर जनरल इन काउंसिल ज़्यादा पावरफुल थी। तो देखिए वर्तमान में जो आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट देखने को मिलेगा वैसा सुप्रीम कोर्ट नहीं था, लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट की एक स्थापना जरूर हो गई थी। ओके, नींव जरूर पड़ गई थी एक तरह से आप लोगों को देखने को मिलेगा। 1784 का फिर पीट्स इंडिया एक्ट आता है। देखिए इसमें फर्स्ट टाइम विभाजन किया जाता है कंपनी के जो कार्य होते हैं, मतलब कंपनी के वाणिज्यिक कार्य होते हैं और राजनीतिक कार्य होते हैं, इन दोनों का विभाजन कर दिया जाता है। कंपनी के कार्य जो होते हैं उसके लिए निर्देशक मंडल जो होता है उसका गठन किया जाता है। तो निर्देशक मंडल है उसको देखता है। और साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो पॉलिटिकल कार्य थे, तो राजनीतिक कार्यों को देखने के लिए यहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, उसका गठन किया जाता है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसी को बोलते हैं डुअल एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। और इसी तरह से आप लोगों को देखने को मिलेगा कि फर्स्ट ब्रिटिश अधिपत्य के क्षेत्र बोला गया था इस पीट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से। तो जो पीट्स इंडिया एक्ट है ना, इसमें फर्स्ट टाइम इस शब्द का उपयोग किया गया था। जो ब्रिटिश के अंडर में जो क्षेत्र आता था उसको ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र नाम दिया गया था। फर्स्ट टाइम ऐसा किया गया था। और ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो कंपनी के कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण लेकर के आई थी इसके माध्यम से। और फिर 1786 का एक तरह से यहाँ पर सेटलमेंट एक्ट आता है। मतलब जो ये पहले के जो कार्य हुए थे, मतलब जो कुछ संशोधन हुए थे, ये इन अधिनियम में और ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए गवर्नर को लाया गया था। देखिए जब जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था, जब इसको गवर्नर जनरल बन करके आना था भारत में, तो ये बोला हम गवर्नर जनरल बन करके तब आएंगे जब आप हमको ज़्यादा पावर देंगे। तो इसकी 2 शर्तें थीं। तो देखिए 2 शर्तें कौन सी थी? इसने कहा नंबर 1, देखिए जो काउंसिल का निर्णय के प्रति मुझे वीटो पावर चाहिए भाई। ओके, यानी कि एक्स्ट्रा वेटेज चाहिए। और साथ में मुझे सेनापति का भी पद दो, सेनापति का पद दो भाई, तभी मैं जाऊंगा गवर्नर जनरल बन के, वरना मैं ना जाने वाला। बोले अरे भैया चले जाओ, ठीक है, आपको जो 2 चीज़ें चाहिए वो हम आपको दे देते हैं।
फिर देखिए 1793 का फिर आता है एक, ये जो यहाँ पर आप लोगों को पिट्स इंडिया एक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो देखिए इसमें कंपनी के जो एकाधिकार होता है उसको 20 वर्ष और ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। और 1786 में जो संशोधन किया गया था, मतलब यहाँ पर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो दो चीज़ों की मांग की थी ना, इनको भविष्य के लिए आगे बढ़ा दिया गया, इनको क्या कर दिया गया, भविष्य के लिए भी जारी रखा गया। और मुंबई और मद्रास है, इनके गवर्नर पर नियंत्रण को बढ़ाया गया, तो ये चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ना, इसका भुगतान है वो भारतीयों के जो भारतीय हैं ना उनके राजस्व पर इनका भुगतान, वेतन का भुगतान करने की बात की गई थी। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। फिर 1813 का चार्टर एक्ट आता है। तो 1813 का जो चार्टर एक्ट आता है, इसमें कंपनी के एकाधिकार है उसको समाप्त कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर चाय का व्यापार और साथ में जो चीन के साथ में व्यापार होता था ना, चीन के साथ में व्यापार मतलब चाइना के साथ में जो व्यापार करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इन दोनों के पर अभी भी उसकी मोनोपोली रहने दी गई थी। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। साथ में देखिए ये इसी में 1813 का जो चार्टर एक्ट था ना, इसी में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो ईसाई मिशनरी हैं उनको भारत में आकर के अपने धर्म के प्रचार करने की अनुमति दी गई। पश्चिमी शिक्षा को बढ़ाने की बात की गई। स्थानीय गवर्नमेंट है उनको टैक्स लगाने का अधिकार दिया गया। और अगर जो लोग नहीं देंगे उन्हें दंड देने का अधिकार दिया गया। बहुत भयानक नींद आ रही है, कल कम सो पाए थे इस वजह से, कोई बात नहीं। आप लोगों को देखने को मिलेगा आज छोटी सी वीडियो की। फिर 1833 का चार्टर एक्ट आता है, इसमें बंगाल का गवर्नर जनरल है उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और वो आपको विलियम बेंट्रिक आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर हम लोग बात करें मुंबई और मद्रास के गवर्नर की लेजिस्लेटिव पावर जो थी, विधायी शक्तियाँ थी, वो ले ली गई। यानी कि 1833 में जो कार्य हल्के हल्के देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो 1793 में यहाँ पर मुंबई और मद्रास का गवर्नर था ना, उस पर नियंत्रण लाया गया था। अब यहाँ से केंद्रीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई और हल्के हल्के 1833 आते आते यहाँ पर जो केंद्रीकरण की जो प्रक्रिया थी वो अपने चरम पर पहुंच गई थी। यानी यहाँ पर ये दोनों गवर्नर थे ना, उनसे विधायी शक्तियां ले ली गई थी। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर पूर्व के जो कानून हैं, तो जो पूर्व के कानून है उनके लिए रेगुलेटिंग लॉ बोला गया। और इसके बाद मतलब इस अधिनियम के बाद जो कानून बने थे उनको एक्ट या फिर अधिनियम के नाम से जाना गया। और इसी में देखिए सिविल सर्विसेज में ओपन सिलेक्शन की बात की गई थी, लेकिन सीओडी के विरोध के कारण ये लागू नहीं हो पाया था। अगर हम बात करें 1853 का चार्टर एक्ट की, अगर हम लोग बात करें तो देखिए 1853 का जो चार्टर एक्ट था, इसमें विभाजन किया गया, कंपनी के राजनीतिक कार्यों का विभाजन किया गया। आप लोगों को देखने को मिलेगा राजनीतिक कार्यों को विधायी कार्यों में और साथ में प्रशासनिक कार्यों में विभाजन किया गया। देखिए यहाँ पर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था, इसके माध्यम से भी विभाजन किया गया। लेकिन यहाँ पर कंपनी के आप लोगों को देखने को मिलेगा कंपनी के जो वाणिज्यिक कार्य थे और राजनीतिक कार्य थे, इन दोनों का विभाजन किया गया था। एक तरफ कौन से थे, आप लोगों को वाणिज्यिक कार्य देखने को मिलेंगे, दूसरी तरफ राजनीतिक कार्य देखने को मिलेंगे। ओके, तो राजनीतिक कार्य के लिए ये तो पुरानी ही बॉडी थी निर्देशक मंडल, ये नई बॉडी का गठन किया जाता है जिसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। ओके, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब देखिए ये जो राजनीतिक कार्य थे ना, इनको भी अब दो भागों में बांटा जाता है। इन राजनीतिक कार्य को 1853 का चार्टर एक्ट आता है, इसमें इन राजनीतिक कार्य को दो भागों में बांट दिया जाता है। प्रशासनिक का जो विधायी कार्य होते हैं और प्रशासनिक कार्य होते हैं, इन दोनों को अलग अलग कर दिया जाता है। और साथ में 1853 का जो चार्टर अधिनियम होता है, इसी में ओपन सिलेक्शन की बात की जाती है सिविल सर्विसेज के अंदर। और इसमें देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा कि 1854 में मैकाले समिति का गठन किया जाता है और ओपन सिलेक्शन करके इंडियन को शामिल करने की बात की जाती है। तो मैकाले समिति आप लोगों को ध्यान रखना है किससे संबंधित है,
तो सिविल सर्विस से आप लोगों को संबंधित देखने को मिलेगी। और वहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा केंद्रीय विधान परिषद है, इसमें फर्स्ट टाइम स्थानीय प्रतिनिधित्व है वो प्रारंभ किया गया, और इसी को छोटा संसद है एक तरह से, उसकी मान्यता एक तरह से उसी के रूप में देख सकते हैं, वो छोटी संसद के रूप में इसको जाना जाता है, ये चीज़ आप लोग समझ सकते हैं। और साथ में गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें 6 नए मेंबर को जोड़ा गया, जिसमें से 4 मेंबर थे वो बंगाल, मद्रास और मुंबई और आगरा से थे। ये लोकल गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर एक तरह से चुने जाते थे, तो ये चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी। वहीं हम लोग बात करें 1858, देखिए 1858 से लेकर के हमारा देश जब आज़ाद हो गया 1947 तक विभिन्न अधिनियम आए, क्योंकि आप लोग जानते हैं 1857 में सैनिक विद्रोह हो जाता है, और सैनिक विद्रोह जो होता है उसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन ले लिया जाता है, और ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन लेने के बाद यहाँ पर ताज के डायरेक्ट अंडर में आ जाता है। इसी वजह से देखिए पहले ही ये योजना चल रही थी, आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए आपको देखने को मिलेगा, देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पर 1700 में आप लोग दिखा देता हूँ। देखिए 1773, तो 1773 में कंपनी के एकाधिकार को बढ़ाया जाता है, और फिर 1813 में कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया जाता है, लेकिन चाय और चीन के साथ में व्यापार था उसमें एकाधिकार रहने दिया जाता है। फिर उसके बाद में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि 1833 में आता है, इसमें बताया जाता है कि मतलब 1833 में जब ये चार्टर एक्ट आता है ना, तो इसमें ये बात का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया जाता है एक तरह से कि जो एकाधिकार है वो तो एक तरह से समाप्त कर दिया गया सभी में, लेकिन ये भी स्पष्ट उल्लेख नहीं किया जाता है कि कितने दिनों तक वह आपके पास में रहेगा, कि जो कंपनी है वो आपके अंडर में कब तक रहेगी। और ये चीज़ और ज़्यादा स्पष्ट हो जाती है 1853 में। 1853 में ये बहुत ज़्यादा स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि इसमें इस बात का बिल्कुल भी कहीं भी उल्लेख नहीं किया जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में भारत का नियंत्रण है वो कब तक रहेगा, आगे कब तक रहेगा, ये कहीं पर भी यहाँ पर कहीं पर भी इस बात का उल्लेख नहीं किया जाता है। यानी कि यहाँ पर ये पहले ही डिसाइडेड हो गया था भाई कभी भी कंपनी से शासन ले लिया जा सकता है, क्योंकि भारत की स्थिति अभी ठीक नहीं है, इन लोगों ने ज़्यादा ही दुर्दशा कर दी है। तो इस वजह से आप लोगों को देखने को मिलेगा कि 1858 में पहला भारत शासन अधिनियम आता है। ये भारत शासन अधिनियम आता है, यहाँ पर भारत का जो गवर्नर जनरल होता है उसको वायसराय बना दिया जाता है, और आप लोगों के लिए लॉर्ड कैनिंग आप लोगों के लिए प्रथम वायसराय आप लोगों को देखने को मिलेगा। और नियंत्रण बोर्ड और जो निर्देशन कोड था इन दोनों को समाप्त कर दिया जाता है, जिससे डुअल सिस्टम होता है वो खत्म हो जाता है। और आप लोगों को देखने को मिलेगा एक राज्य सचिव का पद है वो सृजित किया जाता है। राज्य सचिव का जो पद होता है ये ब्रिटेन में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ब्रिटेन में राज्य सचिव होता है, ये ब्रिटिश कैबिनेट का ही एक सदस्य होता है, और इसकी सहायता के लिए जो राज्य सचिव है ना, इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय एक परिषद होती है जो इसको सलाह देती है, आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसका मुख्य उद्देश्य था प्रशासनिक सुधार और इंडियन गवर्नमेंट में अधिरक्षण और नियंत्रण करने का इसका प्रमुख कार्य था। फिर 1861 में एक कानून आता है, मतलब भारत परिषद अधिनियम आता है 1861। इसमें देखिए जो कानून होता है, कानून निर्माण में जो विधान परिषद होती है ना, इसमें भारतीयों को शामिल किया जाता है। इसी क्रम में आप लोगों को देखने को मिलेगा 1862 में जो लॉर्ड कैनिंग होता है वो 3 भारतीयों को शामिल करता है, जो बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव हैं वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये नाम आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, वैसे ये नाम भी हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। आप लोगों को देखने को मिलेगा मुंबई, और अगर हम मद्रास की बात करें तो इसमें पुनः जो मुंबई और मद्रास है ना, इसको पुनः इनकी जो विधायी शक्तियाँ थी, मतलब लेजिस्लेटिव पावर थी, वो लौटाल दी जाती है। यानी कि फिर से अब यहाँ पर विकेंद्रीकरण का जो प्रोसेस है वो प्रारंभ होता है। जहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी ने केंद्रीकरण पर फोकस किया था, यहाँ पर विकेंद्रीकरण पर फोकस किया जाता है। और विधान परिषद का निर्माण किया जाता है बंगाल, और आप लोगों के लिए जो नॉर्थ वेस्ट प्रांत देखने को मिलेगा, पंजाब देखने को मिलेगा, यहाँ पर गठन किया जाता है। तो आप लोग इसका क्रम भी देख सकते हैं 1862, 1866, फिर 1897 में आप लोगों को देखने को मिलेगा। फिर बाईसराय के पास में यहाँ पर आपातकाल के समय बाईसराय को ये शक्ति दी जाती है कि आपातकाल के समय वो अध्यादेश जारी कर सकता है, और जो ये अध्यादेश है ये 6 माह तक प्रभावी रहेगा। ओके, और यहाँ पर जब बाईसराय आपातकाल के समय अध्यादेश जारी करेगा तो यहाँ पर उसे काउंसिल की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, वो ऐसे ही जारी कर सकता है।
साथ में लॉर्ड कैनिन है, उसने पोर्टफोलियो प्रणाली को जारी रखा था। और वायसराय की जो परिषद है उसमें सदस्य हैं, उन सदस्यों को या एक से अधिक सदस्यों का जो विभाग है उनका सदस्य बनाया जा सकता था। तो ये चीज़ देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें 1892 का भारत परिषद अधिनियम की बात करें तो यहाँ पर देखिए जो सेंटर और स्टेट दोनों में सेंटर और स्टेट के जो विधान परिषदें थी ना, इनमें संख्या को बढ़ाया गया था। जो गैर सरकारी सदस्य थे, गैर सरकारी सदस्यों की संख्या को बढ़ाया गया, लेकिन अभी भी सरकारी सदस्यों का ही बहुमत था, भले ही गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई थी। आप लोगों को देखने को मिलेगा विधान परिषद में इनके कार्यों का भी विस्तार किया गया। जैसे जो गैर सरकारी व्यक्ति हैं वो बजट पर बहस कर सकते हैं अब, और कार्यपालिका के उत्तर देने के लिए भी इनको एक तरह से छूट दी गई थी। ये चीज़ आप लोग देखने को मिलेगी। और साथ में सेंट्रल और स्टेट में जो विधान परिषदें हैं उनमें गैर सरकारी सदस्यों की सीमित रूप से और परोक्ष रूप से चुनाव प्रावधान किए गए थे और उनको चुन करके लाया जाता था। लेकिन ये बहुत ही सीमित स्तर पर, बहुत ही परोक्ष स्तर पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पर कहीं पर भी चुनाव शब्द का उपयोग लेकिन नहीं किया गया। देखिए जो गैर सरकारी सदस्य थे, इन सदस्यों का, एक सेकंड मैंने चार्जिंग पर नहीं लगाया, अभी मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता, एक सेकंड चार्जिंग पर लगा लेता हूँ इसको। देखिए ये चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी। यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, देखिए यहाँ पर सीमित और परोक्ष रूप से चुनाव की व्यवस्था की गई थी, लेकिन कहीं पर भी चुनाव शब्द का उपयोग नहीं किया गया था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर हम बात करें यहाँ पर 1909 का मार्लियामेंटो सुधार, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको 1909 का भारत परिषद अधिनियम भी बोलते हैं। देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर सेंटर और स्टेट में जो विधान परिषद है उसका आकार और ज़्यादा बढ़ाया गया, 16 से इनकी संख्या बढ़ा करके 60 कर दी गई। और लेकिन बहुमत है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो काउंसिल की परिषद थी ना, उस काउंसिल आप लोगों को देखने को मिले, सॉरी, जो सेंटर की परिषद आप लोगों को देखने को मिलेगी, केंद्र की परिषद देखने को मिलेगी। केंद्र की परिषद में यहाँ पर सरकारी लोगों का बहुमत था, लेकिन वहीं अगर हम लोग बात करें प्रांतीय परिषद में गैर सरकारी सदस्यों का आप लोगों को बहुमत देखने को मिलेगा। विधान परिषद में चर्चा के कार्यों को बढ़ाया गया। यहाँ पर अनुपूरक प्रश्न यानी कि जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन होते हैं, और साथ में बजट पर संकल्प है वो संकल्प प्रस्तुत करने का अधिकार है वो अब भारतीयों को दिया गया था। तो भारतीय हैं वो चर्चा कार्यों को बढ़ाते हुए, उनके चर्चा कार्यों को बढ़ाते हुए अनुपूरक प्रश्न है वो पूछने का अधिकार दिया गया था। आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इसमें फर्स्ट टाइम वायसराय और गवर्नर की परिषद में इंडियंस हैं उनको शामिल किया गया था। जैसे आप लोग वायसराय की में देख सकते हैं कि सत्येंद्र प्रसाद आप लोगों को देखने को मिलेंगे। पृथक निर्वाचन यहाँ पर दिया जाता है। जो पृथक निर्वाचन के जनक हैं वो लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, यहाँ पर जो मुस्लिम लोग थे, प्रेसिडेंसी के कॉरपोरेशन के जो लोग थे, विश्वविद्यालय जमींदार थे, इन सभी के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की जाती है। ये चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद में 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आता है। सेंटर और स्टेट में यहाँ पर जो विषय की पहचान की जाती है और विषयों की पहचान करने के पश्चात एक सूची तैयार की जाती है। तो ये चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी। इस सूची में केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय को बांटा गया है। तो ये चीज़ आप लोग देख सकते हैं। केंद्रीय विषय, जिस पर केंद्रीय विषय जो होते हैं वहाँ पर केंद्र की विधान परिषद है वो नियम कानून बनाती है, और इसी तरह से प्रांतीय विषयों पर जो प्रांत की विधान परिषद है वो नियम कानून बनाने का अधिकार रखती है। लेकिन यहाँ पर शासन कैसे चलाया जाता है, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। प्रांतीय विषय थे ना, इन विषयों को दो भागों में बांटा जाता है, एक हस्तांतरित, दूसरा आरक्षित। हस्तांतरित विषय होते हैं, इन पर जो गवर्नर होता है वो शासन करता है मंत्रियों की सहायता से। किसकी? मंत्रियों की सहायता से, यानी कि विधान परिषद के जो मंत्री होते हैं उनकी सहायता से। वहीं आरक्षित विषय होते हैं, तो आरक्षित विषयों पर गवर्नर जो शासन करता है वो कार्यपालिका और साथ में जो परिषद की सहायता से यहाँ पर जो विधान परिषद के प्रति ये उत्तरदायी आप लोगों को नहीं देखने को मिलेंगे। ये चीज़ आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसी को डुअल सिस्टम बोला गया था एक तरह से। भारतीय विधान परिषद है उसको यहाँ पर समाप्त कर दिया जाता है और इसके स्थान पर
द्विसदनीय व्यवस्था को लाया जाता है, एक तरफ राज्यसभा दूसरी तरफ लोकसभा आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये बहुसंख्यक जो सदस्य थे उसमें प्रत्यक्ष रूप से इनको निर्वाचित किया जाता था। और साथ में देखिए वायसराय की जो परिषद थी उसमें 6 मेंबर होंगे, 2 मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे वायसराय के दर से होंगे, और साथ में इसमें कमांडर इन चीफ भी होगा, और साथ में 3 मेंबर कौन होंगे, भारतीय आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और इस अधिनियम के अंतर्गत 1919 का मॉन्टेग्यू चोइम्स कोड है, इसमें पृथक निर्वाचन को और ज़्यादा विस्तारित किया जाता है, मतलब सिख हो गए, ईसाई हो गए, एंग्लो इंडियन हो गए, यूरोपीय हो गए, इन तक पृथक निर्वाचन को और ज़्यादा बढ़ाया जाता है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर लोगों के मताधिकार की बात करें तो देखिए जो लोगों का मताधिकार होता है वो काफ़ी सीमित देखने को मिलेगा। संपत्ति कर शिक्षा आप लोगों को देखने को मिलेगा। भारत के जो उच्चायुक्त होते हैं उनके लिए एक लंदन में कार्यालय है वो ओपन किया जाता है, इसी के अंतर्गत आप लोगों को देखने को मिलेगा। और भारत सचिव के कुछ कार्यों को हस्तांतरित इस कार्यालय को कर दिया जाता है। अगर हम लोग बात करें लोक सेवा आयोग का इसमें गठन किया जाता है, इसी के अंतर्गत 1926 में यूपीएससी और सीपीएससी मतलब कंबाइंड पब्लिक सर्विस कमीशन आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसका गठन किया जाता है। और फर्स्ट टाइम यहाँ पर जो बजट होता है उसको अलग किया जाता है, मतलब यहाँ पर केंद्र का बजट और प्रांत का बजट अलग अलग प्रस्तुत किया जाता है। प्रांत का जो बजट होता है वो प्रांत की मतलब स्टेट की विधान परिषद होती है वो स्वयं इस पर बजट प्रस्तुत करती है। वैधानिक आयोग की बात करें, वैधानिक आयोग का गठन है वो 10 साल की रिपोर्ट आप लोगों को देखने को मतलब इसके बाद में जो 1919 के बाद में 10 साल के बाद में एक वैधानिक आयोग का गठन किया जाना चाहिए था, तो ये चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी और ये रिपोर्ट प्रस्तुत करती। लेकिन आप लोगों को देखने को मिलेगा जो ये वैधानिक आयोग है इसका 10 साल के बाद में गठन किया जाना था इस अधिनियम के बाद में, लेकिन 2 साल पहले ही 1927 में ही मतलब ऐसे 1929 में गठन किया जाना चाहिए था, लेकिन 1927 में यानी कि 2 साल पहले ही आप लोगों को देखने को मिलेगा साइमन आयोग का गठन कर दिया जाता है। इसमें 7 सदस्य होते हैं और इसमें सभी अंग्रेज होते हैं, तो साइमन गो बैक के नारे भी लगते हैं। इसका जो प्रमुख होता है सर जॉन साइमन आप लोगों को देखने को मिलेगा। ओके, तो ये चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी, थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं और कोई इसमें बहुत विशेष बात नहीं है। फिर 1935 का अधिनियम आता है, 1935 का भारत शासन अधिनियम आता है। इसमें पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन करने की यहाँ पर आश्वासन दिया जाता है। इसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियाँ देखने को मिलेंगी। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाती है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची आप लोग को देखने को मिलेगी। अवशिष्ट सूची है उसमें वायसराय के अंतर्गत अवशिष्ट सूची आप लोगों को देखने को मिलेगी, मतलब अवशिष्ट सूची के अंतर्गत कोई विषय शामिल किया जाता है तो उस पर नियम कानून बनाने का अधिकार कौन रखता है, वायसराय रखता है। तो ये चीज़ है, ये आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं कितने कितने विषय थे। ये अस्तित्व में वास्तव में नहीं आ पाए क्योंकि देशी रियासतें इसमें कभी भी शामिल नहीं हुई थी, तो इसलिए अखिल भारतीय संघ की स्थापना वहाँ पर नहीं हो पाई थी। प्रांतों में डुअल सिस्टम है वो समाप्त कर दिया जाता है, लेकिन केंद्र में अब डुअल सिस्टम है वो स्टार्ट कर दिया जाता है। इसके माध्यम से 11 राज्य हैं जिनमें 6 राज्य ऐसे थे जहां पर द्विसदनीय व्यवस्था देखने को मिलेगी, जैसे बंगाल, मुंबई, मद्रास, बिहार और आप लोगों के लिए असम देखने को मिलेगा। ओके, तो ये चीज़ आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, अगर हम बात करें यहाँ पर सांप्रदायिक जो निर्वाचन है उसको और ज़्यादा बढ़ाया जाता है, जैसे कि दलित हो गए, महिला हो गए, मजदूर हो गए, ये चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी। ओके, इसी तरह से अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पर 1858 में जो स्थापित है 1858 में जो स्थापित किया गया था भारत परिषद, उस भारत परिषद को समाप्त कर दिया जाता है इसके अंतर्गत, और सचिव के लिए एक तरह से टीम दे दी जाती है उसकी सहायता के लिए। तो भारत परिषद को समाप्त करके यहाँ पर जो सचिव की टीम होती है, सचिव के लिए एक टीम दे दी जाती है उसकी सहायता के लिए, चीज़ आप लोग ध्यान रखना है। मताधिकार को बढ़ाया जाता है, 10% तक कर दिया जाता है। आरबीआई की स्थापना की जाती है, आप लोगों को देखने को मिलेगा आरबीआई अधिनियम 1934 के माध्यम से आरबीआई की स्थापना की जाती है। इसी तरह से यूपीएससी और स्टेट बीसीएस और साथ में संयुक्त सेवा आयोग का गठन यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा इसके अंतर्गत। और 1937 में संघीय न्यायालय है उसकी स्थापना होती है जाकर के। फिर 1947 का अधिनियम आता है जिसमें हमारा देश है वो आज़ाद हो जाता है। लेकिन इसका बैकग्राउंड की अगर हम बात करें
तो 20 फरवरी 1947 को जब ब्रिटेन के पीएम जो क्लीमेंट एंजेली आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ये घोषणा करते हैं कि 30 जून 1947 को ब्रिटिश है वो अपना शासन समाप्त कर देंगे और अपना शासन समाप्त करके भारत से लौट आएंगे। लेकिन यहाँ पर मुस्लिम लीग है वो आंदोलन कर देती है, वो कहती है ना भैया पाकिस्तान बना करके जाओ, ऐसे तुम नहीं जाओ। तो 3 जून को जो ब्रिटिश होते हैं, ब्रिटिश पीएम होते हैं, वो पुनः स्पष्ट करते हैं कि संविधान सभा के द्वारा निर्मित जो संविधान होगा वो उन पर ही लागू होगा जो इसको मानने के लिए तैयार हैं, वो उन पर लागू नहीं होगा जो इसको नहीं मानना चाहते। तो देखिए ये चीज़ कहीं ना कहीं फूट की यहाँ पर बीज तो इन लोगों ने डाली दिए थे। बाईसराय आप लोगों को देखने को मिलेगा, माउंट ब्रिटेन है बाईसराय है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, माउंट ब्रिटेन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो विभाजन के लिए एक योजना लेकर के आते हैं। और यही जो वायसराय माउंट ब्रिटेन होते हैं, यही भारत और पाकिस्तान का विभाजन करते हैं। तो ये चीज़ देखने को मिलेगी। और इसी विभाजन योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग होती है उसके द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। और फिर आप लोगों को देखने को मिलेगा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आता है। इसके माध्यम से आप लोग इसको देख सकते हैं कि किस तरह से इसको संतुष्टि और कैसे इसको अपनाया गया। तो वो चीज़ यहाँ पर थोड़ी सी दे रखी है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। 1947 का अधिनियम है, इसके माध्यम से जो ब्रिटिश राज्य वो समाप्त हो जाता है। 15 अगस्त 1947 से भारत है वो स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र है वो घोषित हो जाता है। अगर हम बात करें कि यहाँ पर इसी के अधिनियम के माध्यम से भारत का विभाजन कर दिया जाता है, पाकिस्तान मतलब भारत से एक अंग हटा करके पाकिस्तान के रूप में बना दिया जाता है। वायसराय पद आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इसको समाप्त कर दिया जाता है। इसके स्थान पर गवर्नर जनरल का पद है वो नियुक्त किया जाता है। तो देखिए गवर्नर जनरल है उसकी सिफारिश राष्ट्र कैबिनेट जो हमारा है वो करेगा, लेकिन देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा सिफारिश तो ये करेगा लेकिन नियुक्ति है वो ब्रिटेन के ताज के द्वारा की जाएगी, लेकिन ये ब्रिटेन के ताज के नियंत्रण में नहीं होगा। दोनों देश हैं ना वो पूर्ण स्वतंत्रता के लिए कानून का निर्माण अपने अपने स्तरों पर करेंगे। तो ये बात 20 में बोली गई। साथ में ब्रिटेन का जो सचिव पद है उसको समाप्त कर दिया गया क्योंकि अब उसकी आवश्यकता नहीं है। शक्तियां हैं वो राष्ट्रमंडल के राज्य सचिव को सौंप दी जाती हैं। देश की जो रियासतें होती हैं उनको स्वतंत्र छोड़ा जाता है कि भाई कि आप भारत में शामिल होना चाहते हैं, पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं, फिर आप स्वतंत्र रहना चाहते हैं। तो वो चीज़ बोली गई थी। साथ में ब्रिटिश शासक हैं उनको ये अधिकार, ब्रिटिश शासक हैं उनसे जो भी उनको राइट्स दिए गए थे, अधिकार दिए गए थे, वो सारे राइट्स यहाँ पर अधिकार है वो ख़त्म कर दिए गए। गवर्नर जनरल और साथ में जो प्रांतीय गवर्नर देखने को मिलेंगे उन्हें संवैधानिक प्रमुख नियुक्त एक तरह से किया गया था। और शाही उपाधि जैसे कि भारत का सम्राट उसको भी समाप्त कर दिया जाता है। इस तरह से हमारा देश है वो आज़ाद हो जाता है। अगर हम बात करें मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो देखिए संविधान सभा की मांग है वो सबसे पहले एम.एन. रॉय, यहाँ पर संविधान सभा की मांग है वो सबसे पहले एम.एन. रॉय हैं, 1934 में सबसे पहले करते हैं। ये वामपंथी आंदोलन है उससे संबंधित आप लोग को एक काफ़ी प्रखर नेता देखने को मिलेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आधिकारिक रूप से 1935 में कांग्रेस के द्वारा मांग की जाती है संविधान सभा की। फिर 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं वो घोषणा करते हैं कि बयक्स मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा है उसके माध्यम से संविधान का निर्माण किया जाएगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट इसको मान लेती है। 1940 में ये अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। 1942 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स हैं वो लेकर के आते हैं, संविधान निर्माण का प्रारूप प्रस्ताव लेकर के आते हैं और इसी को क्रिप्स प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। लेकिन जो क्रिप्स प्रस्ताव होता है ना वो मुस्लिम लीग है वो नहीं मानती है क्योंकि ये कहती है भारत और पाकिस्तान के लिए अलग अलग संविधान सभाओं का गठन किया जाए। और ये चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी। जब देखिए जो क्रिप्स प्रस्ताव है जब इसका विरोध किया जाता है फिर आता है कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन इसलिए आता है कि ये देखने के लिए आता है कि भारत में क्या वास्तव में 2 संविधान सभाओं की आवश्यकता है। तो देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा 2 संविधान सभाओं की मांग है वो कैबिनेट मिशन ठुकरा देता है। और आप लोगों को देखने को मिलेगा लेकिन जो कैबिनेट मिशन है वो पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने की बात करता है जो मुस्लिम लोग होते हैं उनके लिए यहाँ पर। तो थोड़े जिन्ना होते हैं वो थोड़े संतुष्ट हो जाते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी, थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है।
देखिए संविधान सभा के गठन की बात करें तो नवंबर 1946 में इसका गठन किया जाता है। किसके आधार पर? तो देखिए जो कैबिनेट मिशन होता है उसके आधार पर ही संविधान सभा का गठन किया जाता है। वैसे जो पहले देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा क्रिस प्रस्ताव आता है, लेकिन मुस्लिम लीग नहीं मानते हैं, इस वजह से क्रिस प्रस्ताव के आधार पर संविधान सभा का गठन नहीं किया जाता है। तो कैबिनेट मिशन होता है, ये एक तरह से रिव्यू करने के लिए आता है कि भारत में 2 संविधान सभाओं की आवश्यकता है। तो ये चीज़ देखने को मिलेगी। इसमें 389 सदस्य होते हैं, जिसमें से 296 सदस्य होते हैं वो ब्रिटिश भारत से होते हैं, 93 सदस्य होते हैं वो देसी रियासतों से होते हैं। और ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा 296 में 4 मुख्य आयुक्तों से होते हैं और 292 होते हैं वो 11 गवर्नर के प्रांतों से होते हैं, जो आप लोगों को इतना डीप में याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस बता दिए हम आप लोगों के लिए। आप लोगों को देखने को मिलेगा कि देखिए जो मुस्लिम हैं, जो ब्रिटिश भारत है उसको मुस्लिम, सिख और सामान्य में बांटा गया था। इन 3 भागों में इनको बांटा गया था। प्रत्येक समुदाय से यहाँ पर चुनाव किया जाना था, प्रांतीय असेंबली थी, उसमें उस समुदाय की जितनी जनसंख्या है उसके अनुपात में सीटें आवंटित की गई थी। और एकल संक्रमणीय मत पद्धति पर आधारित जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व होता है उसके आधार पर इनका चुनाव किया गया था। इस आधार पर 208 कांग्रेस के लिए, 73 मुस्लिम लीग के लिए, 15 हैं वो अन्य के लिए यहाँ पर मिली थी। और अगर हम वहीं बात करें जो देसी रियासतें थी, यहाँ पर जनसंख्या के अनुपात में सीटें हैं वो दे दी गई थी। समानता 10 लाख पर 1 सीट है वो दी गई थी और बोला गया था देसी रियासतों के प्रमुखों से कि आप भाई जिस व्यक्ति को दे देंगे हम नहीं पूछेंगे आपने उस व्यक्ति का कैसे चयन किया है। तो ये चीज़ आप लोग देखने को मिलेगा। देखिए ये याद रखने की आवश्यकता नहीं है, नहीं ये याद रखने की आवश्यकता है, बस हम आप लोगों के लिए बता दिए बस थोड़ा सा। संविधान सभा की कार्यप्रणाली की बात करें तो देखिए इसमें अस्थायी अध्यक्ष थे सचिनेंद्र सिन्हा थे। ये महत्वपूर्ण चीज़ है, जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो हम आपको बता देते हैं। एक आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है, ओके, आधिकारिक रूप से कब माना गया ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है इनकी बात ध्यान रख लेनी है। और साथ में जो कैबिनेट मिशन है ये याद रख लेना है, बस इतना ही याद रख लेना है। इसके अलावा जो याद रखना है वो इधर याद रखना है, आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए अस्थायी अध्यक्ष वो सचिनेंद्र सिन्हा आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और सभा के अध्यक्ष हैं वो राजेंद्र प्रसाद देखने को मिलेंगे। सभा के उपाध्यक्ष हैं वो HC मुखर्जी देखने को मिलेंगे। और साथ में BT कृष्णाचार्य भी थे, ओके। अगर हम बात करें, ये देखिए याद रखने की आवश्यकता नहीं है कि कितने, वैसे 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। पहली बैठक कब हुई थी? तो पहली बैठक है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये मतलब आप लोगों को याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ये चीज़ देख लेना है, ये UPSC पूछ लेता है कभी, आप लोग को ध्यान रखना है, ओके। देखिए इसमें 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान है उसको अपनाया गया। पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू होता है, आप लोग जानते हैं। 22 जुलाई 1947 को जो हमारा फ्लैग है, मतलब हमारा तिरंगा है, उसको अपनाया जाता है 22 जुलाई 1947 को। 24 जनवरी 1950 को हमारा राष्ट्रगान को अपनाया जाता है, राष्ट्रगीत को अपनाया जाता है। और प्रथम भारत के राष्ट्रपति हैं राजेंद्र प्रसाद, बनते हैं कब? 24 जनवरी 1950 को। तो ये डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, 24 जनवरी 1950 ये डेट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये चीज़ देखने को मिलेगी। देखिए उद्देश्य प्रस्ताव की अगर हम लोग बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव है, मैं थोड़ा सा ओपन कर देता हूँ जिससे आप लोगों को क्लियर दिखेगा। देखिए जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया जाता है, फिर 22 जनवरी 1947 को। ये आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इसको एक तरह से शामिल कर लिया जाता है। लेकिन ये लागू कब होता है? ये लागू होता है जब हमारा पूर्ण संविधान लागू हो जाता है, उसके पश्चात ये लागू होता है, ओके। तो ये चीज़ आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए संविधान के अस्तित्व की बात करें तो संविधान का अस्तित्व है, ये आप लोगों को इतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसमें हम बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को दी है। ये डेट याद रख लेनी है, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान है वो पारित होता है। और अभी हम लोग आप लोगों को बताए थे कि 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू होता है। देखिए 26 नवंबर 1949 को जब ये पारित होता है, इस समय 284 लोग हैं वो साइन करते हैं हमारे संविधान के ऊपर। उस समय हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद आप लोगों को देखने को मिलेंगे, 8 अनुसूचियां आप लोगों को देखने को मिलेंगी, ओके। तो ये चीज़ है, मतलब ये वैसे सभी लोग जानते हैं, आप लोगों को इतना बताने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 देखने को मिलेगा। इसमें
इसके माध्यम से जो संविधान सभा है वो एक संप्रभु निकाय है। साथ में जो ये सभा है ये विधायिका के रूप में भी कार्य करेगी और साथ में संविधान सभा के निर्माण के लिए भी जो सभा के रूप में कार्य करेगी। तो देखिए जब आप लोगों को देखने को मिलेगा जो ये विधायिका के रूप में भी कार्य करेगी, तो इसी वजह से आप लोगों को यहाँ पर दो अध्यक्ष देखने को मिलेंगे। देखिए जब ये संविधान संविधान सभा के रूप में कार्य करती थी तो इसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद करते थे। और जब ये संविधान सभा है ये विधायिका के रूप में यानी कि एक तरह से हमारी संसद के रूप में जब कार्य करती थी तो इसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद नहीं करते थे बल्कि जेबी मावलंकर करते थे, जिससे समझ में आ जाए कि आज ये संविधान सभा है ये विधायिका के रूप में है या फिर पता चला संविधान सभा के रूप में कार्य कर रही। वरना पता चला कि जो लोग हैं अंदर वाले वो कह रहे कि नहीं इसमें फंडामेंटल राइट्स में ये शामिल ना किया जाए, वो दूसरा कहेगा अरे अरे बच्चा आज बैठ जा, आज क्या ये विधायिका के रूप में कार्य कर रही है, तो गड़बड़ हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए यहाँ पर दो अध्यक्ष आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और साथ में जो ये अधिनियम था इसी के माध्यम से भारत और पाकिस्तान है इनके बीच में विभाजन किया जाता है। तो ये चीज़ आप लोग देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा याद नहीं रखना है। देखिए जब हम आपको बताए थे 389 सदस्य संविधान सभा में थे, लेकिन जब पाकिस्तान चला जाता है तो कुछ क्षेत्र है वो चला जाता है पाकिस्तान के पास में, तो संख्या घट के 299 रह जाती है। ओके, तो 299 संख्या घट के रह जाती है और 299 में से 284 लोग उपस्थित होते हैं जिस दिन साइन होते हैं हमारे संविधान के ऊपर। तो देखिए ये चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें देखिए संविधान सभा की समितियों की बात करें तो देखिए इसमें 8 बड़ी समितियां देखने को मिलेंगी और अन्य छोटी छोटी समितियां देखने को मिलेंगी। देखिए जैसे संघ शक्ति और संघीय संविधान जो समिति थी इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना है। साथ में प्रांतीय संविधान के लिए जो समिति का गठन किया गया था तो उसके अध्यक्ष जो थे वो सरदार पटेल जी देखने को मिलेंगे। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देखने को मिलेंगे। और नीचे आप लोगों को याद रखने की आवश्यकता नहीं है, संचालन का याद रख लेना है, राजेंद्र प्रसाद जी थे। प्रक्रिया नियम का भी राजेंद्र प्रसाद देखने को मिलेंगे। राज्यों के लिए आप लोगों के लिए यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे परामर्शदाता है वो सरदार पटेल के नेतृत्व में था, इसकी 5 उप समितियाँ भी थीं। इसी तरह से छोटी छोटी बहुत सारी समितियाँ थीं, ये बहुत सारी हैं, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है। भाषाई प्रांत आयोग के लिए SK डार आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ये चीज़ आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं और कोई इसमें रॉकेट साइंस वाली चीज़ नहीं है। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर प्रारूप समिति जो महत्वपूर्ण है काफ़ी, देखिए प्रारूप समिति की बात करें तो इसका गठन है वो 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया जाता है। इसमें 7 मेंबर होते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, गोपाल स्वामी देखने को मिलेंगे, कृष्णा स्वामी देखने को मिलेंगे, AK मुंशी देखने को मिलेंगे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और साथ में यहाँ पर माधव राव थे। देखिए जो माधव राव हैं और TD कृष्णाचारी आप लोगों को देखने को मिलेंगे ना, ये दोनों बाद में बनते हैं। इनसे पहले आप लोगों को देखने को मिलेगा जैसे कि माधव राव हैं ना, इनसे पहले BL मित्र थे, तो BL मित्र की जगह पर ये आते हैं। और इसी तरह से कृष्णा रामचारी थे, ये आते हैं खेतान की जगह पर, खेतान की मृत्यु हो जाती है फिर उनकी जगह पर ये आते हैं। तो ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है आप लोगों के लिए। ओके, तो ये नाम मैंने ये सारे नाम इसलिए पढ़ाए हैं क्योंकि इस नाम दे देता है, नाम आप लोगों को पढ़ के रखने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे थोड़े से। देखिए एक कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे संविधान सभा है उसके लिए मोहर जो थी वो उनकी हाथी की मोहर आप लोगों को देखने को मिलेगी। साथ में संवैधानिक सलाहकार थे वो BN राव देखने को मिलेंगे। सचिव हैं वो आपको अयंगर देखने को मिलेंगे। चीफ ड्राफ्टमैन है वो LN मुखर्जी देखने को मिलेंगे। देखिए जो कैलीग्राफर थे वो प्रेम बिहारी नारायण देखने को मिलेंगे। सौंदर्यीकरण मतलब सजावट बजावट करने का कार्य है वो शांति निकेतन ने किया था। ओके, ये शांति निकेतन के लोग थे वो उन्होंने किया था। ओके, ये शायद 2 लोग थे शांति निकेतन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। हिंदी संस्करण है वो बसंत कृष्ण वैद्य ने किया था। देखिए हमारा संविधान वो इंग्लिश में बना था मूल रूप से, फिर बाद में हिंदी में कन्वर्ट किया गया था, ट्रांसलेट किया गया था, तो बसंत कृष्ण वैद्य ने किया था। ओके, कैलीग्राफी का मतलब है देखिए उसको मतलब लिखना, जैसे कि किसके बाद में क्या लिखा जाएगा, किस तरह से लिखा जाएगा, तो वो कैलीग्राफी अब प्रेम बिहारी नारायण ने की थी। ये देखिए हमारा संविधान है वो हाथ से लिखा गया है, ऐसे हाथ से लिखा गया है, टाइप नहीं किया गया है। तो वो किसने लिखा था, तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, प्रेम बिहारी
जो प्रेम बिहारी नारायण हैं वो लिखे थे, ऐसे ऐसे अपने हाथों से लिखे थे। बाद में हिंदी में संस्करण किसने किया? बसंत कृष्ण वैद्य ने किया था। तो ये चीज़, और बीच में जैसे कि बीच में कृष्ण के आपको हमारे रामायण के बहुत सारे चित्र देखने को मिलेंगे, हंस देखने को मिलेंगे, बहुत सारे आप लोगों को जैसे लाल किला देखने को मिलेगा, बहुत सारी बीच बीच में चित्रकारियाँ की गई। वो किसने की थी? शांति निकेतन ने की थी। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और ये इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण वाली चीज़ नहीं है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बताया है कि देखिए किस देश के संविधान को बनने में कितना कितना समय लगा है, ये भी आपके पेपर में आप लोगों से नहीं पूछेगा। जब हमारा संविधान है 26 नवंबर 1949 को जब लागू हुआ, तब 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ तो नागरिकता हो गए, चुनाव हो गए, संसद हो गए, और अस्थायी नियम जो थे ना, एक कुछ प्रावधान थे, इन कुछ प्रावधानों को लागू कर दिया गया था 1949 को ही। फिर बाद में पूर्ण हमारा संविधान जो लागू होता है वो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू होता है। देखिए अगर हम बात करें अपने संविधान के साइलेंट फीचर की बात करें, तो चलिए हम लोग साइलेंट फीचर की बात कर लेते हैं। जैसे देखिए हमारे संविधान में संविधान संशोधन किया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 368 के अंतर्गत। इसके माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। केशवानंद और 1973 में एक जजमेंट आता है केशवानंद भारती मामले में, आप लोग जानते हैं इसमें मूल ढांचे का सिद्धांत दिया जाता है। तो ये चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी, और कुछ इसमें रॉकेट साइंस अभी नहीं है, क्योंकि ये चीज़ हम पहले भी देख चुके हैं। हमारी देखिए जो हमारा संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इसमें जैसे कि ये आपको याद नहीं रखने हैं कि 1,45,000 शब्द उस टाइम देखने को मिलेंगे, 64 लाख का खर्चा या 60 देशों से अधिक हमने लिया, बस ऐसे ही ये हवाई के लिए है, किसी पर दबाव डालना है, बता दिया। अगर हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन करके आया तब इसमें 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे, 8 अनुसूचियाँ थीं, और फिर इसमें अभी वर्तमान में 470 से अधिक आप लोगों को अनुच्छेद देखने को मिलेंगे, 25 भाग देखने को मिलेंगे, अनुसूचियाँ 12 देखने को मिलेंगी। कुछ इसमें अनुच्छेद और भाग और अनुसूचियाँ उनको हटाया और जोड़ा भी गया था, तो ये चीज़ आप लोग देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पर केसी बियर है, केसी बियरे हैं, वो कहते हैं कि हमारा जो संविधान है वो एकात्मक भावना में संघ को दर्शाता है, तो ये चीज़ आप लोग देखने को मिलेगी। वही मॉरिस जोन्स है, वो कहते हैं बार्गेनिंग फेडरलिज्म बोलते हैं, और ग्रीनविल ऑस्टिन है, वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के नाम से संबोधित करते हैं। आइबर है, उन्होंने फेडरेशन विद अ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी के नाम से बोला था कि भाई देखिए जो एक ऐसा फेडरेशन है, मतलब जो आप लोगों के लिए एक ऐसा संघीय व्यवस्था आप लोगों को देखने को मिलेगी जिसकी टेंडेंसी है ना वो केंद्रीकृत है, सेंट्रलाइज है, वो चीज़ देखने को मिलेगी। इसी तरह से देखिए हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है, सोर्सिंग समिति जो थी उसने सिफारिश की थी कि हमारे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटी को भी जोड़ा जाए, तो 42वां संविधान संशोधन किया गया, इसके माध्यम से फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया, आपातकाल के समय जोड़ा गया था। फिर बाद में 86वां संविधान संशोधन करके शिक्षा को भी जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत, वो चीज़ आप लोग जानते हैं। आपातकाल के बारे में भी दिया रखा है जो हम लोग देख चुके हैं। देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, वैसे ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे हमारे संविधान में जो पार्ट 1 है उसमें संघ और उसका राज्य क्षेत्र है वो दिया रखा है, आर्टिकल 1 से 4 के बीच में नागरिकता है। फिर दूसरे भाग में नागरिकता है जिसमें आर्टिकल 5 से 11 के बीच में देखने को मिलेगा। भाग नंबर 3 में मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 12 से 35 के बीच में। फिर डीपीएसपी भाग 4 में डीपीएसपी है 36 से 51 में। फिर 4A में इसी तरह से आप लोगों के लिए फंडामेंटल ड्यूटी देखने को मिलेगा, आर्टिकल 51A देखने को मिलेगा, 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। 5वें में भाग 5 में संघ सरकार, भाग 6 में आप लोगों के लिए राज्य सरकार देखने को मिलेगी, इधर आप लोग अनुच्छेद देख सकते हैं। इसी तरह से तो पंचायत भी आप लोग देख लीजिए, भाग 9 में पंचायत देखने को मिलेगी। सहकारी समितियां 9A में देखने को मिलेगी, 9B में देखने को मिलेगी, 9A में आपको नगर पालिका देखने को मिलेगी। और इसी तरह से देखिए आप लोगों को याद रखना है थोड़ा सा, जो SC/ST क्षेत्र के लिए 10वें में और 11वें भाग में है, राज्य और संघ और राज्य संबंधों के बीच में बताया गया है। एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है, निर्वाचन के बारे में भाग 15 में निर्वाचन के बारे में बताया गया, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना है। राजभाषा है वो 17 से संबंधित है, भाग 17 में राजभाषा, भाग 18 में आपातकाल से संबंधित देखने को मिलेंगे, भाग 20 में आप लोगों के लिए फिर इंपॉर्टेंट है, भाग 20 में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया। यही कुछ आप लोगों को कुछ याद रख लेने हैं, जैसे भाग 20
आप लोगों के लिए भाग 17, भाग 18 देखने को मिलेगा, भाग 15 देखने को मिलेगा। और इसी तरह से आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यहाँ पर ऊपर के जो कुछ हैं ये आप लोग देख सकते हैं। आर्टिकल सबके आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम अनुसूचियों की बात करें, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अनुसूचियों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। पहली अनुसूची में राज्य और उनके नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र के बारे में बताया गया है। अनुसूची 2 में कुछ पदों के बारे में, उनके वेतन भत्ते विशेषाधिकारों के बारे में संबंधित जो मामले हैं वो बताए गए हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट, गवर्नर, साथ में आप लोगों के लिए जो लोकसभा राज्यसभा है ना, उनके स्पीकर और वाइस स्पीकर मतलब पीठासीन अधिकारी हैं उनके बारे में बताया गया है। और इसी तरह से मतलब उनके जो भत्ते क्या होंगे, विशेषाधिकार क्या होंगे, उनसे संबंधित मामले हैं। इसी तरह से स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब जो राज्य की विधायिका हैं उनके पीठासीन अधिकारियों के बारे में बताया गया है। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज के बारे में इसमें बात की गई है और कैग के बारे में बात की गई है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। और देखिए अनुसूची भाग में नहीं, मतलब अनुसूची 3 में शपथ के बारे में बताया गया है, मतलब जो सेंटर और स्टेट के मंत्री हैं वो शपथ कैसे लेंगे, किसके सामने लेंगे। साथ में जो पार्लियामेंट है उसके मेंबर हैं वो शपथ कैसे लेंगे। तो सेंटर और स्टेट दोनों की पार्लियामेंट की बात हो रही है, मतलब जो आपको विधानमंडल और संसद आप लोग को देखने को मिलेगी, दोनों की बात करी जा रही। मैंने शॉर्ट में लिखा है यहाँ पर। साथ में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, उनके जज हैं वो किसके सामने और कैसे शपथ लेंगे। कैग है वो कैसे शपथ लेगा। राज्य मंत्री हैं वो कैसे शपथ लेंगे। निर्वाचन के लिए जो अभ्यर्थी हैं, मतलब जो निर्वाचन लड़ना चाहते हैं, वो संसद और विधानमंडल के जो अभ्यर्थी हैं वो किस प्रकार से शपथ लेंगे, तो उसके बारे में बताया गया। 4 में बताया गया है राज्य और जो संघ शासित प्रदेश हैं उनमें राज्यसभा की कितनी कितनी सीटें होंगी, किस प्रकार से विभाजन किया जाएगा, उसके बारे में बताया गया। तो चौथी अनुसूची बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। वैसे कि आप लोगों को ये सारी अनुसूचियाँ महत्वपूर्ण देखने को मिलेंगी, तो आप लोगों को ज़्यादा परेशान नहीं होना है। 5वें में देखिए SC/ST वर्ग से संबंधित प्रशासन नियंत्रण से संबंधित कुछ उपबंध किए गए हैं। 6वीं अनुसूची बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पर असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनका जो ट्राइबल जोन देखने को मिलेगा, मतलब आदिवासी क्षेत्र देखने को मिलेगा, उसके प्रशासन से संबंधित अनुसूची 6 वर्णन करती है। अनुसूची 7 ये तो सभी को याद रहती है। सेंट्रल और स्टेट में शक्तियों के पृथक्करण की बात की गई है। यहाँ पर संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची दी गई हैं। आप लोग देख सकते हैं इनमें कितने कितने विषय हैं, ये आप लोग देख सकते हैं, इनमें ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर 8वीं अनुसूची है, उसमें भाषा आप लोगों को देखने को मिलेगी। वैसे मूल रूप से 14 भाषाएं थी, फिर बढ़ा करके 22 भाषाएं कर दी गई। तो इसमें आप लोग एक बार ज़रूर देखिएगा, जैसे कि हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, कश्मीरी हो गया, उर्दू हो गया, पंजाबी हो गया, गुजराती हो गया, मराठी, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उड़िया और बांग्ला और असमिया आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये मूल रूप से थी 14। फिर बाद में 21वें संविधान संशोधन 1967 में जो सिंधी है उसको जोड़ दिया गया। और फिर 71वें संविधान संशोधन के माध्यम से कोंकणी जो गोवा में बोली जाती है, नेपाली जो आप लोगों के लिए सिक्किम में बोली जाती है, और मणिपुरी है जो मणिपुर में ही बोली जाती है नॉर्थ ईस्ट में, इन 3 को और जोड़ दिया जाता है। फिर 92वां संविधान संशोधन 2003 किया जाता है। इसके माध्यम से डोगरी, संथाली, मैथिली, डोगरी है वो जम्मू कश्मीर में, और संथाली है वो छोटा नागपुर में, मैथिली है वो नेपाल और बिहार वाले क्षेत्र में, और बोडो है वो असम में बोली जाती है। इन 4 को जोड़ दिया जाता है फिर से। तो इस तरह से टोटल मिलाकर के 22 अभी भाषाएं देखने को मिलेंगी। ओके, 9वीं अनुसूची की बात करें तो 9वीं अनुसूची में भू सुधारों से संबंधित, जमींदारी उन्मूलन से संबंधित कुछ प्रावधानों को डाला गया था, क्योंकि पहले ये मूल अधिकार में आता था। तो न्यायालय के क्षेत्र अधिकार से बाहर करने के लिए 9वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है, प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा जाता है। 10वीं अनुसूची जो दल बदल 52वां संविधान संशोधन 1985 किया जाता है, जिसके माध्यम से 10वीं अनुसूची जोड़ी जाती है, दल बदल से संबंधित है। 11वीं अनुसूची है जो 73वां संविधान संशोधन किया जाता है, पंचायत। 12वीं अनुसूची है नगर पालिका। 74वां संविधान संशोधन आप लोगों को देखने को मिलेगा, और कोई रॉकेट साइंस में ऐसा दिया नहीं रखा है। देखिए हमने बहुत सारे प्रावधान है वो विभिन्न देशों से लिए हैं, जैसे कि आप लोगों को देखने को मिलेगा कि मैं आप लोगों को इधर दिखाता हूं, जैसे कि ब्रिटेन है। एक सेकेंड, अगर हम बात करें जो ब्रिटेन है, आप लोग दिख रहे हैं ना क्लियर? एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको इधर हटा देता हूँ। आप लोग देखने को मिलेगा, अगर हम बात करें ब्रिटेन है,
ब्रिटेन से हमने ब्रिटिश संविधान से हमने क्या क्या लिया है, तो जो हमारी संसदीय शासन प्रणाली है उसको हमने लिया है, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया है, एकल सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने ब्रिटिश से लिया है, मंत्रिमंडल की जो प्रणाली होगी, परमाधिकार लेख है उसके बारे में, साथ में संसदीय विशेष अधिकार है वो भी यहाँ से लिए हैं, द्विसदनीय व्यवस्था है वो भी हमने यहाँ से ही ली है। वहीं हमने यूएसए से क्या क्या ग्रहण किया है, यूएसए से हमने फंडामेंटल राइट्स, देखिए अब यूएसए में राइट्स की बहुत बात की जाती है तो फंडामेंटल राइट्स हमने यहाँ से ले लिए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है, साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा उपराष्ट्रपति का पद देखने को मिलेगा, प्रेसिडेंट पर महाभियोग लगाने की जो प्रक्रिया है वो भी हमने यहाँ से लिए कॉन्सेप्ट को, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को किस तरह से हटाया जाए वो भी कॉन्सेप्ट हमने यहाँ से लिया है। तो ये चीज़ आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। आयरलैंड से हम लोगों ने डीपीएसपी और प्रेसिडेंट का निर्वाचन कैसे होगा वो हमने लिया है। तो देखिए प्रेसिडेंट के ऊपर महाभियोग लगाया जाना हमने यूएसए से लिया है, लेकिन प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होगा वो हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड से लिया है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। और राज्यसभा में जो सदस्यों का नामांकन किस तरह से किया जाएगा वो भी हमने आयरलैंड से लिया। कनाडा से हमने अर्धसंघात्मक जो सरकार का स्वरूप है इस जिसमें सशक्त केंद्र के साथ में संघीय व्यवस्था की बात की जाती है वो व्यवस्था हमने कनाडा से ली है। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत भी कनाडा से लिया है। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत इसमें कनाडा के रूल के अंतर्गत, मॉडल के अंतर्गत जो अवशिष्ट शक्तियां होती हैं वो केंद्र के पास में चली जाती हैं। राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है वो भी कनाडा से ले लिया है। ऑस्ट्रेलिया में आप लोगों को देखने को मिलेगा हमने समवर्ती सूची, संयुक्त बैठक का प्रावधान है, व्यापार वाणिज्य में स्वतंत्रता वाला कॉन्सेप्ट हमने यहाँ से ले लिया। जर्मनी है वहाँ से हमने आपातकाल के समय फंडामेंटल राइट्स का स्थगन किया जाता है वो कॉन्सेप्ट ले लिया है। और यूएसएसआर देखने को मिलेगा यहाँ से हमने फंडामेंटल ड्यूटी और प्रस्तावना में जो न्याय दिया रखा है उसको हमने ले लिया। फ्रांस में अगर हम लोग बात करें तो गणतंत्र आप लोगों को देखने को मिलेगा, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व है वो हमने फ्रांस से ले लिया है। इसी तरह से जापान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है वो हमने ले ली है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि की निर्मित प्रक्रिया और विधि की उचित प्रक्रिया हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। ओके, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली है। राज्यसभा में किस तरह से निर्वाचन होगा वो भी हमने यहाँ से ली है। साथ में देखिए हमने कुछ भारत शासन अधिनियम 1935 यहाँ से बहुत सारे प्रावधान हम लोगों ने उठाए हैं, जैसे संघीय तंत्र हमारा क्या होगा, राज्यपाल का कार्यकाल क्या होगा। तो ये चीज़, राज्यपाल की नियुक्ति है वो हमने कनाडा से ली है, ध्यान रखिएगा, लेकिन राज्यपाल का कार्यकाल कितना होगा वो हमने कहाँ से लिया, भारत शासन अधिनियम से लिया है। न्यायपालिका जो है हमने कहाँ से ली है, भारत शासन अधिनियम से हमने जो हमारी न्यायपालिका की व्यवस्था वो ली है। लेकिन न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहाँ से ली है, वो यूएसए से ली है। और साथ में जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया कहाँ से ली है, वो भी हमने यूएसए से ली है। लोक सेवा आयोग हो गया, आपातकालीन उपबंध हो गए, वो कहाँ से लिए हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए। देखिए आपातकालीन उपबंध भारत शासन अधिनियम से लिए हैं, लेकिन आपातकाल के समय जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो निलंबित कर दिए जाते हैं, वो व्यवस्था हमने जर्मनी से ली है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे संविधान की बहुत सारी विशेषताएं हैं, तो ये मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे लंबा संविधान देखने को मिलेगा, क्यों है ऐसा वो हमने यहाँ पर बताया, तो ये मेंस के लिए है, ये पीटी के लिए आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को ज़रूर देखने को मिलेगी पीटी के लिए, जैसे कि आप लोगों को देखने को मिलेगा नंबर 1 विभिन्न स्रोतों से हमने लिया है। जैसे कि देखिए जो हमारा दार्शनिक भाग है हमारे संविधान का, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी, वो हमारा दार्शनिक भाग कहलाता है। ये हमने यूएसए और आयरलैंड से इसका अधिकांश भाग लिया है। वहीं राजनीतिक भाग है वो हमने ब्रिटेन से लिया है। और भारत शासन अधिनियम से हमने बहुत सारी व्यवस्थाएं ली हैं, जैसे कि हमारे राज्यपाल, न्यायपालिका, संघीय व्यवस्था है, और साथ में जो हमारा संघ लोक सेवा आयोग देखने को मिलेगा, राज्य लोक सेवा आयोग देखने को मिलेगा, प्रशासनिक व्यवस्था कैसी होगी हमारी, और साथ में आपातकालीन व्यवस्थाएं हैं वो हमने यहाँ से ली हैं। देखिए एकात्मक व्यवस्थाएं देखने को मिलेंगी, जैसे कि सशक्त केंद्र, वैसे ये चीज़ हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। सशक्त केंद्र ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक संविधान, एक नागरिकता है, वो सब एकात्मक की विशेषताएं हैं। संविधान का लचीलापन, एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र में केंद्र के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यों के अंदर सिविल सर्विसेज जो देखने को मिलेंगी, आपातकालीन प्रावधान देखने को मिलेंगे। वहीं संघीय शासन की कुछ विशेषताएं हैं। देखिए इस शब्द का उपयोग हमारे संविधान में कहीं नहीं किया गया है, लेकिन देखिए जैसे कि 2 सरकारें देखने को मिलेंगी,
यहाँ पर शक्तियों का विभाजन देखने को मिलेगा, लिखित संविधान देखने को मिलेगा, संविधान की सर्वोच्चता देखने को मिलेगी, संविधान की कठोरता देखने को मिलेगी, स्वतंत्र न्यायपालिका देखने को मिलेगी, द्विसदनीय व्यवस्था, ये भी भारत के अंदर ये भी हमें ये विशेषताएं देखने को मिलती हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। हमारे यहाँ संघीय शब्द का उपयोग नहीं किया गया है, लेकिन हमारे यहाँ देखिए आर्टिकल 1 है वो राज्यों के संघ की बात जरूर करता है, वो चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी। देखिए प्रेमबल की अगर हम लोग बात करें, देखिए प्रेमबल मतलब प्रस्तावना, तो प्रेमबल की अगर हम लोग बात करें तो देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ जिससे आप लोगों के लिए क्लियर दिखे। तो देखिए वैसे तो प्रेमबल अब आप लोगों को पूरा ऐसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं, लेकिन इस क्रम में आप लोग पढ़ेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। देखिए जो भारत है, भारत की प्रकृति कैसी होगी ये प्रेमबल बताता है। जैसे भारत है वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। लेकिन समाजवादी और पंथनिरपेक्ष ये दो शब्द पहले जुड़े हुए नहीं थे, इन्हें 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था 1976 में। इसमें न्याय की बात की जाती, कौन से न्याय? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। एक क्रम भी याद रखना है, पहले कौन सा? सामाजिक है, फिर उसके बाद में आर्थिक है, फिर उसके बाद में राजनीतिक है। इसी तरह से एक क्रम याद रखना है, पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द दिया रखा है, फिर समाजवादी शब्द दिया रखा है, फिर पंथनिरपेक्ष दिया रखा है, फिर लोकतांत्रिक दिया रखा है, फिर गणराज्य दिया रखा है। जो एक क्रम है वही क्रम आप लोगों को ध्यान रखना है। और जिस क्रम में जैसे पहले इसमें न्याय की बात की गई, फिर स्वतंत्रता की बात की गई, फिर समता की बात की गई, फिर एकता अखंडता की बात की गई है, इसी क्रम में आप लोगों को पढ़ना है। ओके, क्रम बदलना नहीं है। देखिए न्याय कौन से? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई। स्वतंत्रता किसकी? विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता। ये क्रम भी ध्यान रखना है, पहले विचार है, फिर अभिव्यक्ति है, फिर धर्म, फिर विश्वास, उपासना। याद कैसे करना है? देखिए पहले आप किसी चीज़ का विचार करेंगे, विचार करने के बाद क्या करेंगे? आप अभिव्यक्त करेंगे, मतलब बोलेंगे भाई जैसे कि हमें भरोसा है, मानते हैं, आपने विचार किया हमको अपने भगवान पर भरोसा है। पहले आपने विचार किया, फिर आपने बताया कि हमको अपने भगवान पर भरोसा है। फिर जो आपका धर्म है तो फिर उस धर्म को आप मानेंगे, आप लोगों को देखने को मिलेगा, मतलब धर्म है, फिर धर्म पर आप पहले विश्वास करेंगे, फिर बाद में जाकर के पूजा पाठ करेंगे, उपासना करेंगे। तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। समता की बात की गई, किसकी? प्रतिष्ठा और अवसर, दो चीज़ों की समता की बात की गई, प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात की गई। वहीं व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता की बात की गई है, यानी कि व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने के लिए तथा जो हमारा भारत है ना उसमें बंधुत्व को बढ़ाने की बात इसमें की गई है। ये भी चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। और इसमें एक डेट का भी उल्लेख किया गया है, 26 नवंबर 1949 शब्द का उपयोग किया, मतलब डेट का उल्लेख किया गया है जिस दिन हमारा संविधान लागू होता है, आंशिक रूप से लागू होता है, इस डेट का उल्लेख किया जाता है। इसी दिन सिग्नेचर भी होते हैं। देखिए इसी डेट को हमारे संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्थित करते हैं, मतलब अडॉप्ट, इनएक्ट और गिव टू अवर सेल्फ। इसके बारे में बहुत ज़्यादा विस्तार में आप लोगों को अभी नहीं जानना है, ये मेंस के लिए वैसे टॉपिक है, बस आप लोगों को ये शब्द ध्यान रख लेने हैं। ओके, एडॉप्ट का मतलब होता है अपनाना, इनेक्ट का मतलब होता है लागू करना, और गिव टू अवर सेल्फ का मतलब होता है स्वयं के लिए। ओके, तो ये चीज़ देखने को मिलेगी। अगर हम देखिए प्रेमबल की बात करें, उद्देशिका की बात करें, तो सबसे पहले उद्देशिका को अमेरिका में अपनाया गया था। एन के पालिकी वाला हैं, इन्होंने इसे संविधान का परिचय पत्र बोला है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। देखिए फर्स्ट टाइम इसे 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी के द्वारा पेश किया गया था। 22 जनवरी 1947 को इसे वो अडॉप्ट कर लिया गया था। जब पूरा संविधान हमारा लागू हो गया उसके बाद में ये लागू हुई थी। अगर हम बात करें 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 जो शब्द है, ये डेट है, वो इसमें भी आप लोगों को उल्लेखित देखने को मिलेगी। फिर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसमें संविधान संशोधन किया गया। इसके माध्यम से समाजवादी, पंथ निरपेक्ष मतलब धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष शब्द और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। ओके, देखिए वैसे सेकुलर होता है, सेकुलर को हिंदी में पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष दोनों ही बोलते हैं, लेकिन पंथ निरपेक्ष बोलना ज़्यादा उचित माना जाता है। आप लोगों को देखने को मिलेगा कि अगर हम बात करें संशोधन की, तो संशोधन है 1960 में, ये आप लोग ध्यान रखना है, 1960 में बेरूबाड़ी संघ मामला आता है। तो मैं आप लोगों को एक सेकंड दिखाता हूँ थोड़ा सा जूम करके। आप लोगों को देखने को मिलेगा 1960 में बेरूबाड़ी संघ मामला आता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। जब संविधान का भाग नहीं है तो इसमें संविधान संशोधन के माध्यम से आर्टिकल 368 के माध्यम से इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, यानी कि किसी माध्यम से इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि जो प्रस्तावना है वो संविधान निर्माताओं के
संविधान निर्माता है उनके जानने की, उनके मस्तिष्क की जानने की एक तरह से कुंजी है, एक की है, ये बोला था। फिर 1973 में केशवानंद भारती मामले में बोला जाता है प्रस्तावना है वो इसका एक महत्वपूर्ण भाग है, यानी कि संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है प्रस्तावना। जब एक महत्वपूर्ण भाग है तब इसमें संशोधन किया जा सकता है। साथ में फिर से 1995 में LIC ऑफ इंडिया मामला आता है। LIC ऑफ इंडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जो प्रेम्बल है, मतलब प्रस्तावना है, वो ना केवल संविधान का एक भाग है बल्कि आंतरिक भाग है। तो वर्तमान में क्या है, प्रेम्बल के अंदर संशोधन किया जा सकता है, इसमें कुछ शब्दों को जोड़ा जा सकता है, लेकिन इसमें से ऐसे किसी भी शब्द को नहीं हटाया जा सकता है जिससे हमारे संविधान का मूल ढांचा है वो प्रभावित होता हो। इसी तरह से देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। देखिए आप लोगों के लिए पार्ट 1 और आर्टिकल 1 से 4 के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में। देखिए आर्टिकल 1 से 4, आर्टिकल 1 कहता है भारत है वो राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा, यानी कि यहाँ पर इसका मतलब है भारत वो किसी समझौते का परिणाम नहीं। साथ में देखिए जो एक बार संघ में शामिल हो गया वो इससे कभी भी अलग नहीं हो सकता, यानी कि अविभाज्य संघ, यानी कि केंद्र का विभाज्य राज्य आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में आप लोगों को बहुत ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है, बस आप लोग इतना समझ लीजिए। आर्टिकल 2 है वो कहता है कि संसद के पास में शक्ति है कि वो नए राज्यों को संघ में शामिल कर सकती है और नए राज्यों का गठन कर सकती है, यानी कि जैसे कि वो एक नए राज्य का गठन करना चाहे तो नए राज्य का गठन करना चाहे तो वह नए राज्य का गठन कर सकती है। आर्टिकल 3 है वो कहता है संसद के पास में शक्ति है कि वो राज्य या फिर राज्यों की जो सीमा है उसमें बदलाव कर सकती है, उनका पुनर्सीमन कर सकती है, साथ में किसी राज्य या फिर राज्यों का नाम बदल सकती है। ये चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी। लेकिन देखिए यहाँ पर एक चीज़ बोली गई है, देखिए जो अगर देखिए इससे संबंधित जो अध्यादेश है वो प्रेसिडेंट की पूर्व मंजूरी के पश्चात ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। साथ में प्रेसिडेंट की संस्तुति के पूर्व विधानमंडल आप लोग देखने को मिलेगा राष्ट्रपति है वो अपनी संस्तुति देने से पहले वो संबंधित जो विधानमंडल होगा उसके पास में भेजेगा और उसका मत जानेगा, लेकिन उसका जो भी मत आए वो बाध्यकारी नहीं है। जैसे कि मानते फॉर एग्जाम्पल के लिए उत्तर प्रदेश का नाम चेंज करके कुछ और किया जाना है। अब देखिए तो ऐसा किया जाना है, संसद ऐसा करना चाहती है तो पहले प्रेसिडेंट से पूर्व सहमति लेनी पड़ेगी और जो प्रेसिडेंट है वो सहमति देने से पहले उत्तर प्रदेश का विधानमंडल है उसके पास में इस विचार के लिए भेजेगी कि उत्तर प्रदेश का नाम चेंज किया जाए या ना किया जाए। देखिए निर्णय चाहे कुछ भी आए उसके लिए राष्ट्रपति या फिर संसद दोनों ही बाध्यकारी नहीं है कि वो उसको माने, मैंडेटरी नहीं देखने को मिलेगा। अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पर आर्टिकल 4 कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 के अंतर्गत जो कार्य किए जा रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माने जाएंगे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की आवश्यकता नहीं, आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं आते हैं। उनके लिए साधारण बहुमत के माध्यम से चेंज किया जा सकता है और जो समान विधायी प्रक्रिया है उसके माध्यम से परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इसके अंतर्गत भूमि का हस्तांतरण नहीं आता है। वर्तमान में आप लोग देखने को मिलेगा, देखिए 1960 में बीरूवाड़ी संघ मामला जब आता है इसमें कहा जाता है कि आर्टिकल 2 और 3 के अंतर्गत ये मैटर नहीं आता है कि संसद है वो या फिर सरकार है वो किसी भी भाग को उठा करके किसी दूसरे देश को दे दे, ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। अगर ऐसा संसद करना चाहती है तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा, फिर 9वां संविधान संशोधन किया जाता है, लेकिन ये लागू नहीं हो पाता है। फिर 1969 में सुप्रीम कोर्ट है वो कहता है कि सीमा विवाद है उसको सुलझाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज़ है, 100वां संविधान संशोधन 2015 किया जाता है। इसके माध्यम से भारत और बांग्लादेश के बीच में जो सीमा विवाद था
उसको सुलझाया जाता है और सुलझा करके यहाँ पर क्या किया जाता है, जैसे कि इसके जो संविधान संशोधन किया जाता है इसके माध्यम से असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा इनके बीच में जो सीमा होती है वो निर्धारित की जाती है। कुछ क्षेत्र को बांग्लादेश को ट्रांसफर किए जाते हैं और कुछ क्षेत्र हैं वो भारत को मिलते हैं। इस वजह से क्योंकि कुछ क्षेत्रों को बांग्लादेश को दिया जाना था और बांग्लादेश ने कुछ क्षेत्रों को भारत को दिए। अब देखिए भारत जब कुछ क्षेत्रों को बांग्लादेश को देगा तो इस वजह से संविधान संशोधन करने की आवश्यकता पड़ी थी। देखिए 1947 में रेड क्लिफ अवार्ड है वो यहाँ पर होता है, आप लोगों को देखने को मिलेगा रेड क्लिफ अवार्ड होता है, इसी में विवाद हो जाता है। रेड क्लिफ अवार्ड क्या होता है? रेड क्लिफ लाइन के बारे में आप लोग सुने होंगे जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा का निर्धारण किया गया था। ओके, अब देखिए इसको सुलझाने के लिए बग्गे अवार्ड होता है 1950 में, लेकिन फिर भी समाधान नहीं निकल पाता है। फिर 1958 में पंडित जवाहरलाल नेहरू और जो नूर के बीच में समझौता होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाता है। फिर क्योंकि ये मैटर पहुँच जाता है बिरूबाड़ी संघ मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुँच जाता है, जो अभी हम आप लोगों को बताएं, क्योंकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि भाई अगर आप किसी क्षेत्र को अगर कुछ दूसरे देश को देना चाहते हैं तो आपको संविधान संशोधन करना पड़ेगा। इस वजह से 1960 में 9वां संविधान संशोधन किया गया विवाद को सुलझाने के लिए, लेकिन ये लागू नहीं हो पाता है। फिर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि बाद में एक प्रोटोकॉल पर सिग्नेचर होते हैं 1974 में, जो आप लोगों को इतने पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो ये पृष्ठभूमि है। तो 100वां संविधान संशोधन करके भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा का मतलब निपटारा किया जाता है। यहाँ पर ये चीज़ आप लोग ध्यान रखनी है, आंध्र प्रदेश असम, पश्चिम बंगाल और मेघालय और त्रिपुरा के बीच में जो है इनकी थोड़ी सी सीमाओं में परिवर्तन किया जाता है। जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें आप लोग को देखने को मिलेगा सीमाओं में परिवर्तन किया जाता है। अगर हम बात करें राज्यों का उद्भव, तो राज्यों का उद्भव है 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। तो आपको देखने को मिलेगा ब्रिटिश भारत के साथ साथ 552 देसी रियासतें थी जो भारत के अंतर्गत आई, लेकिन इसमें से जम्मू कश्मीर, जिसका हमने विलय पत्र के माध्यम से हमने अपने में मिला लिया, साथ में आपको हैदराबाद जहां पर पुलिस कार्रवाई हमने की, पुलिस कार्रवाई करके हैदराबाद को हमने मिला लिया, साथ में जूनागढ़ आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसकी स्थिति अलग थी, यहाँ पर हमने जनमत संग्रह करा लिया और हमने आपस में मिला लिया। तो ये चीज़ आप लोग को देखने को मिलेगी। इस तरह से पहले 1950 में 29 राज्य थे जिन्हें भाग खा, भाग गा और भाग घा में, मतलब इस तरह से 4 लिस्ट में डिवाइड किया गया था। चौथे में सिर्फ अंडमान और निकोबार को इकलौता रखा गया था। ये आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कदापि पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ राज्यों को स्पेशल स्टेटस है वो दिया गया था, जैसे कि आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारे संविधान में विशेष दर्जा राज्य की मनाही की गई है, मतलब स्पेशल स्टेटस की साफ मनाही की गई है। लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशल स्टेटस एक तरह से दिया गया था, जिसको अब वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है, आप लोग जानते हैं 2019 में। अगर हम बात करें स्पेशल प्रोविजंस हैं, उसकी बात हमारे संविधान में की गई है। 12 राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। देखिए विशेष प्रावधान और विशेष दर्जा दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। विशेष प्रावधान की व्यवस्था हमारे संविधान में आर्टिकल 371 के अंतर्गत भाग 12 में की गई है। इसके अंतर्गत आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश देखने को मिलेगा और नॉर्थ ईस्ट और सिक्किम के कुछ राज्य आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इस तरह से ये 12 स्टेट हो जाते हैं। वहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा विशेष श्रेणी राज्य के दर्जा जिनको प्राप्त है। देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कुछ ऐसे राज्य हैं जिनको स्पेशल प्रोत्साहन देने की बात की गई थी। तो पांचवा जो फाइनेंस कमीशन देखने को मिलेगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना देखने को मिलेगी। इसी समय गडगिल समिति का गठन किया जाता है। तो गडगिल फार्मूले के अंतर्गत 1969 में 3 राज्यों को आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यहाँ पर विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा दिया जाता है। तो ये चीज़ आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया, साथ में असम, नागालैंड है, उनके लिए यहाँ पर ये बात की जाती है। फिर देखिए 1971 में इसमें और राज्यों को भी 1971, 1972, 1975 और 2001 में और राज्यों को भी इसमें शामिल किया जाता है, जैसे कि आंध्र प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, आप लोग इस तरह से देख सकते हैं। फिर 1975 में भी कुछ राज्यों को, जैसे सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया और साथ में मिजोरम हो गया। 2001 में यहाँ पर उत्तराखंड को भी जोड़ दिया जाता है। तो ये चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक बार मैप में इसको ज़रूर देखिएगा। अगर हम बात करें जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा निर्धारित की जाती है, उस रेखा के लिए
बोलते हैं रेड क्लिफ बोलते हैं। और भारत और चाइना के बीच में जो सीमा निर्धारित की जाती है उस लाइन को मैकमोहन लाइन बोलते हैं। इसी तरह से डुरंड लाइन आप लोगों को देखने को मिलेगी। डुरंड लाइन है वो भारत और अफगानिस्तान के बीच में देखने को मिलेगी। बहुत छोटी सीमा रेखा है, हम अफगानिस्तान से भी सीमा रेखा साझा करते हैं, बहुत छोटी सी हिंदू कुश के पास में आप लोगों को देखने को मिलेगी। देखिए राज्यों का पुनर्गठन आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए आप लोग जानते हैं कि उस समय जब राज्य थे तो उन्हें 4 श्रेणियों में बांटा गया था, लेकिन राज्यों के पुनर्गठन किया जाना था तो 1948 में धर आयोग का गठन किया जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर मांग उठती है आज़ादी के बाद कि राज्यों का पुनर्गठन है वो भाषा के आधार पर किया जाए। मतलब भाई जिस भाषा हमारे भारत में बोली जाती है उस भाषा के आधार पर वो राज्य गठित कर दिया जाए। लेकिन आप लोगों को देखने को मिलेगा पहले माना जाता था कि देखिए भाषा के आधार पर अगर राज्यों का पुनर्गठन किया जाता है तो इससे हमारे देश की एकता और अखंडता है उस पर नकारात्मक प्रभाव यानी कि प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो इसी के लिए 1948 में यहाँ पर एक आयोग का गठन किया जाता है, धर आयोग का गठन किया जाता है। ये प्रथम भाषाई आयोग आप लोगों को देखने को मिलेगा कि भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए इसका गठन किया जाता है। ये रिपोर्ट है वो 1948 में देता है, कहता है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन ना किया जाए बल्कि प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। तो लेकिन जब इनकी रिपोर्ट आती है तो ये आंदोलन दक्षिण में बहुत तेज होने लगते हैं। फिर यहाँ पर 1948 में देखिए 1948 में ही अपनी रिपोर्ट देते हैं, तो 1948 में ही जेबीपी समिति, एक उच्च स्तरीय समिति जेबीपी समिति का गठन किया जाता है। ओके, तो इसमें जवाहरलाल नेहरू, पटाभी सीतारामैया और सरदार पटेल जी इसमें शामिल होते हैं। मतलब बहुत ही हायर लेवल की ये कमेटी आप लोगों को देखने को मिलेगी, बहुत महत्वपूर्ण लोग होते हैं क्योंकि ये तो देखिए ये जो समिति होती है ये रिपोर्ट अप्रैल 1948 में ये अपनी रिपोर्ट देती है। ये औपचारिक तौर पर अस्वीकार कर देती है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जाएगा, लेकिन बदकिस्मती से 1953 में कुछ सालों के बाद में 1953 में जो पोट्टी श्री रामालू हैं इनका निधन हो जाता है क्योंकि 26 दिन का ये क्या कर लेते हैं, एक तरह से उपवास कर लेते हैं, ये अनशन पर बैठ जाते हैं कि भाई भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। मद्रास राज्य से तेलुगु भाषी वाला जो क्षेत्र है उसको अलग करके आंध्र प्रदेश का गठन किया जाए, यानी कि मद्रास से आंध्र प्रदेश का गठन किया जाए, ये मांग की जाती है। जब ये आंदोलन कर रहे होते हैं और ये अनशन पे बैठे हुए होते हैं, ये अन्न जल त्याग देते हैं, तब इनकी स्थिति हालत होती है वो खराब हो जाती है क्योंकि ये वैसे बुजुर्ग होते हैं, ऊपर से खा पी नहीं रहे होते तो इनकी हालत और बेकार हो जाती है। हालत बेकार होने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु जैसे हो जाती है तो मजबूरी में इतना ज़्यादा दबाव बन जाता है क्योंकि स्थिति बहुत ज़्यादा बेकार ना हो जाए, हालत है वो हाथ से ना निकल जाए, तो अनन फनन में कांग्रेस गवर्नमेंट क्या करती है, यहाँ पर मद्रास राज्य से तेलुगु भाषी वाला जो क्षेत्र होता है, तेलुगु भाषी बहुल क्षेत्र होता है, उससे आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कर देती है। जब इसका गठन होता है तो दक्षिण भारत में और तेजी से मांग होने लगती है कि भाई जब मद्रास से भाषा के आधार पर आप तेलुगु भाषी वाले लोगों के लिए आंध्र प्रदेश का गठन कर सकते हैं तो और राज्यों के लिए क्यों नहीं। तब यहाँ पर 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया जाता है। इसमें 3 मेंबर होते हैं, AK पडिक्कर और HS कुंजरू भी देखने को मिलेंगे और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, फजल अली देखने को मिलेंगे। अब देखिए जो ये आयोग होता है ना, ये रिपोर्ट अपनी धैर्य के साथ में देखिए 2 वर्ष के बाद में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है 1955 में। ये पहली बार बोलता है कि देखिए भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है, लेकिन एक स्टेट और एक लैंग्वेज की ये मना ही करता है। और ये कहते हैं कि भाई 16 स्टेट का गठन किया जाए, साथ में 3 यूनियन टेरिटरी होनी चाहिए। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा फिर 1956 राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया जाता है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लाया जाता है। इसके माध्यम से भारत में जो राज्य होते हैं उनका पुनर्गठन किया जाता है। तो ये चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो देखिए 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 है वो यहाँ पर किया जाता है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसके अंतर्गत 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी का गठन किया जाता है। देखिए 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी का गठन किया जाता है। और वैसे जो फजल अली हैं वो 16 राज्य और 3 यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं। तो देखिए इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि देखिए 1956 में इस तरह से आप लोगों को देखने को मिलेगा 6 यूनियन टेरिटरी ये थी और 14 राज्य ये थे। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा इसमें परेशान नहीं होना, स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं। और इधर देखिए आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह से ये 14 राज्य तक तो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर 15वां राज्य कौन बनता है,
जो मुंबई होता है इसमें द्विभाषी लोग होते हैं, मुंबई होता है इसमें द्विभाषी लोग होते हैं। 1960 में मुंबई से महाराष्ट्र और गुजरात का गठन किया जाता है, गुजरात 15वां राज्य बनता है। इसी तरह से 1954 में दादर और नागर हवेली है, ये स्वतंत्र हो जाती है, पहले पुर्तगालियों के नियंत्रण में थी। जब ये स्वतंत्र हो जाती है तब यहाँ पर स्वशासन चलाया जाता है। स्टार्टिंग में 1954 से 61 के बीच में दादर और नागर हवेली पर स्वशासन होता है, लेकिन बाद में यहाँ पर 10वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है, और वर्तमान में भी आप लोगों को यूनियन टेरिटरी देखने को मिलेगा। और दादर और नागर हवेली और दमन दीव, इन चारों को मिलाकर के अब एक ही यूनियन टेरिटरी वर्तमान में गवर्नमेंट ने बना दिया है, ये चीज़ ध्यान रखना है। और 1961 में जो गोवा और दमन और दीव देखने को मिलेगा, यहाँ पर पुलिस कार्यवाही की जाती है। पुलिस कार्यवाही करके जो गोवा और दमन दीव को मतलब एक तरह से कब्जा कर लिया जाता है, मतलब ले लिया जाता है, हैंड ओवर कर लिया जाता है। कब्जा तो हमारा ही था तो हम कब्जा क्यों करेंगे, हैंड ओवर कर लिया जाता है। ये चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पर 1987 में इस गोवा है ना, इसको राज्य का दर्जा दे दिया जाता है वैसे। और 12वां जो संविधान संशोधन किया जाता है उसके माध्यम से इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है। पहले गोवा भी 1987 से पहले गोवा भी एक यूनियन टेरिटरी ही हुआ करता था। अगर हम लोग बात करें 1954 में, फिर जो पुदुचेरी देखने को मिलेगा, ये फ्रांसीसियों के नियंत्रण में थी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। फिर देखिए इस पर जो शासन है वो अधिग्रहित क्षेत्र के रूप में पहले शासन चलाया गया था। स्टार्टिंग में कब से कब तक चलाया गया था ये आप लोगों को याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बाद में इसे यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है। वर्तमान में भी पांडुचेरी है वो यूनियन टेरिटरी ही देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें नागालैंड आंदोलन चलता है, यहाँ पर नागा पहाड़ियों और साथ में जो तोइंसांग है इनके बीच में यहाँ पर एक तरह से एक समझौता होता है और फिर नागालैंड का यहाँ पर गठन किया जाता है। तो ये चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी। फिर इसी तरह से पंजाब राज्य से चंडीगढ़ और हरियाणा को अलग किया जाता है, हरियाणा 17वां राज्य बनता है जाकर के। और बाद में भी देखिए इसका पंजाब और जो पंजाबी बहुल्य क्षेत्र होता है उसमें पंजाबी देखने को, पंजाब है वो आप लोग उस क्षेत्र को पंजाब बोल दिया जाता है। हिंदी भाषी क्षेत्र होता है उसको हरियाणा बोल दिया जाता है। पहाड़ी क्षेत्र होता है उसको हिमाचल प्रदेश बोल दिया जाता है। तो जो हिमाचल प्रदेश है ना, उसको स्टार्टिंग में यूनियन टेरिटरी रखा गया था, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसको रखा गया था। लेकिन 1971 में क्या कर दिया गया, इसको चेंज करके एक राज्य का दर्जा 18वां राज्य बना जा करके फिर हिमाचल प्रदेश। तो ये चीज़ है, यहाँ पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना। सबसे बड़ा परिवर्तन इधर देखने को मिलेगा 1972 में नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में उसके मानचित्र में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। यहाँ पर मणिपुर है वो 19वां राज्य बनता है, त्रिपुरा है वो 20वां राज्य बनता है, मेघालय है वो 21वां राज्य बनता है। और मेघालय है ये यहाँ पर आप लोगों के लिए एक उपराज्यपाल देखने को मिलेगा। 22वां संविधान संशोधन करके जो मेघालय पहले होता है ये उपराज्य के रूप में होता है, फिर 22वां संविधान संशोधन करके इसको स्टेट का दर्जा दिया जाता है। ये चीज़ आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। और असम से 2 यूनियन टेरिटरी भी निकाली जाती है, मिजोरम और आंध्र प्रदेश। ओके, तो ये चीज़ आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, इसी तरह से सिक्किम है, यहाँ पर चोग्याल जो शासक होते हैं उनका शासन होता है। तो 35वां संविधान संशोधन 1974 करके इसे संबद्ध राज्य का दर्जा दिया जाता है। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा जब इसे संबद्ध राज्य का दर्जा दिया जाता है तो यहाँ पर चोग्याल वंश का शासन ही यहाँ पर रहता है। लेकिन यहाँ पर लोगों की महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हो पाती हैं, तो लोग जनमत के माध्यम से चोग्याल का जो शासन होता है वो समाप्त कर देते हैं। और वहाँ की सिक्किम की जनता है वो इच्छा जाहिर करती है कि भारत है वो प्रत्यक्ष तौर पर अपने पूरा अंडर में ले ले और यहाँ पर शासन है भारत सरकार का ही चले। तो 36वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाता है यहाँ पर, और 36वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके 22वां राज्य है सिक्किम को बनाया जाता है। तो ये चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी। थोड़ा सा देखिए 1987 में, फिर देखिए इधर आप लोगों को देखने को मिलेगा 1987 में मिजोरम को भी राज्य का दर्जा मिल जाता है। यहाँ पर जो मिजो फ्रंट और भारत सरकार के बीच में एक समझौता होता है, फिर ये मिजोरम को राज्य का दर्जा मिल जाता है। आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर 24वां राज्य का दर्जा आंध्र प्रदेश को मिल जाता है। वहीं हम लोग बात करें गोवा को तो 25वां राज्य का दर्जा मिल जाता है। इसको दमन एवं दीप से अलग कर देते हैं। दमन दीप को यूनियन टेरिटरी ही बना रहने दिया जाता है, क्योंकि देखिए दमन और दीप और गोवा यहाँ पर पुलिस कार्यवाही की जाती है ना,
तो ये चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसको तो अभी भी यूनियन टेरिटरी बना करके ही रखा गया है, लेकिन यहाँ पर गोवा आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसको राज्य का दर्जा यहाँ पर दे दिया जाता है। तो ये चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी। वहीं हम 2000 में बात करें, 2000 में मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ का गठन किया जाता है, उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड का गठन किया जाता है, बिहार से अलग करके झारखंड का गठन किया जाता है। और फिर इसी तरह से 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना 29वां राज्य बनता है जाकर के। फिर आप लोगों के लिए देखिए जम्मू कश्मीर राज्य होता है 2019 में, इसको दो भागों में बांट दिया जाता है, एक तरफ जम्मू कश्मीर, दूसरी तरफ लद्दाख देखने को मिलेगा। देखिए जम्मू कश्मीर है, पूरब के क्षेत्र को जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी देखने को मिलेगा। कारगिल और लेह वाला क्षेत्र है, उसको आप लोगों को यूनियन टेरिटरी देखने को मिलेगा। वर्तमान में देखिए अभी एक चेंज और भी हुआ है, दमन दीव और दादर एवं नागर हवेली, इन चारों ये 4 स्थान आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो पहले 2 यूनियन टेरिटरी थी, उन 2 यूनियन टेरिटरी को मिला करके अब एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। वो भी चीज़ आप लोगों को ध्यान रख लेना है। सिटीजनशिप की बात करें तो देखिए यहाँ पर सिटीजनशिप की अगर हम बात करें तो पार्ट नंबर 2 में और आर्टिकल 5 से 11 के बीच में सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है। लेकिन यहाँ पर सिटीजनशिप जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय कौन भारत का नागरिक होगा उसके बारे में बताया गया। आगे की जिम्मेदारी है वो संसद को सौंप दी गई। तो देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आर्टिकल 5 है, वो बोलता है कि संविधान लागू होने के समय कौन भारत का नागरिक होगा, नागरिकता कैसे प्राप्त होगी वो बताता है यहाँ पर। आर्टिकल 6 है, वो बताता है कि पाकिस्तान से जो भारत में लोग आए हैं उनकी नागरिकता के प्रावधान की बात करता है कि वो भारत के नागरिक बन सकते हैं। आर्टिकल 7 कहता है जो लोग पहले भारत से पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान से फिर अब भारत में लौट आए हैं उनके लिए यहाँ पर बात की जाती है नागरिकता की। और फिर भारतीय मूल के लोग जो बाहर विकास कर रहे हैं उनके लिए नागरिकता की बात की जाती है, आर्टिकल 8 में बात की जाती है। इसी तरह से आर्टिकल 9 है, वो कहता है कि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अगर किसी विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लेता है, मतलब दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है वो स्वेच्छा से, तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, आर्टिकल 9 कहता है। आर्टिकल 10 कहता है कि सिटीजनशिप की निरंतरता के बारे में, कि भाई सिटीजनशिप किसकी कॉन्टिन्यूसली चलती रहेगी उसके बारे में, निरंतरता के बारे में बताता है। आर्टिकल 11 बहुत महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 11 कहता है कि भाई बाद में कौन भारत का नागरिक होगा कौन नहीं होगा, कैसे नागरिकता की समाप्ति होगी, कैसे नागरिकता कोई प्राप्त कर सकता है, ये सारे प्रावधान है वो संसद करे, यानी कि संसद को आगे के अधिकार दे दिए गए। जब संसद को आगे के अधिकार दे दिए गए तो संसद ने देखिए यहाँ पर नागरिकता अधिनियम पारित किया। तो नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया। इसमें देखिए विभिन्न संशोधन भी किए गए 1986 में, 1992 में, 19 और साथ में 2003 में, 2005 में, 2019 में संशोधन किए गए। तो ये चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा इसके डीप में नहीं जाना है। यहाँ पर जन्म के आधार पर, वंशानुगत आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, प्राकृतिक आधार पर और क्षेत्र की समष्टि के आधार पर यहाँ पर कोई व्यक्ति है वो नागरिक बन सकता है। जैसे जन्म के आधार पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यहाँ पर 26, ये डेट ये बेटे याद नहीं रखनी है, बस ये इतना ही हेडिंग याद रख लेंगे आप लोगों का काम चल जाएगा। मैं फिर भी बता देता हूँ, 26 जनवरी 1950 से पहले और साथ में 1 जुलाई 1947 के बाद में अगर कोई व्यक्ति भारत में जन्म लेता है और उसका मम्मी या फिर पापा, मॉम डैड हैं, वो अगर भारतीय हैं तो उनका जो बच्चा होगा वो भारतीय बन सकता है, साथ वो भारतीय कहलाएगा। साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि 3 दिसंबर 2004 के बाद मॉम डैड आप लोगों को देखने को मिलेंगे, या फिर मॉम या फिर डैड, इनमें से कोई भी भारतीय हो और दूसरा आप अवैध प्रवासी ना हो, मतलब अवैध रूप से भारत में ना आया हो, अवैध प्रवासी ना हो, तो उसका भी जो भी बच्चा होगा वो भारतीय नागरिक कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए नोट, यहाँ पर ये शत्रु देश और साथ में जो विदेशी राजनीतिज्ञ हैं, राजनयिकों के जो बच्चे होंगे उनके लिए अधिकार नहीं दिए रखे हैं। अगर आप लोगों को देखने को मिलेगा वंशानुगत आधार पर, तो देखिए जिनका वंश यानी कि जिनके मॉम डैड हैं वो भारत के हैं और फिर बाद में उनके जो बच्चे हैं भाई वो भी क्या बन सकते हैं, भारत के नागरिक बन सकते हैं। जैसे ही वो 18 साल के होंगे तो भारत में उनको पंजीकरण कराना पड़ेगा 1 साल के भीतर। वर्तमान कंडीशन ये है 1 साल के भीतर उन्हें पंजीकरण कराना होगा। जैसे ही वो 18 साल के हो जाएंगे तो वो बन सकते हैं भारत के नागरिक, आप लोगों को देखने को मिलेगा। ओके, तो ये चीज़ आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भाई जब उनका जन्म होगा तो जल्द से जल्द उनका पंजीकरण करा दो। देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा कि पंजीकरण के माध्यम से भी कोई व्यक्ति है वो भारत का नागरिक बन सकता है। देखिए IPO है वो यहाँ पर आवेदन पूर्व से 7 वर्ष कम से कम भारत में रहता हो
और साथ में वो विवाह कर लेता है कोई, तो वो पंजीकरण के माध्यम से नागरिक बन सकता है। और साथ में विवाह करने के बाद आप लोगों को देखने को मिलेगा आवेदन पूर्व 7 वर्ष अगर वो भारत में रहता है तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। भारतीय नागरिक के नाबालिग बच्चे हैं वो भी क्या बन सकते हैं, पंजीकरण के माध्यम से भारत के नागरिक बन सकते हैं। साथ में पूरी आयु और क्षमता का कोई व्यक्ति जिसके मॉम और डैड हैं वो कभी भारतीय थे, मतलब भारतीय हैं लेकिन वो विदेशी है क्योंकि अब भाई वो बाहर रहते हैं, तो वो भी व्यक्ति क्या कहलाएगा, पंजीकरण के माध्यम से भारत का नागरिक बन सकता है। इसी तरह से प्राकृतिक आधार पर देखने को मिलेगा, क्षेत्र समष्टि के आधार पर देखने को मिलेगा। ये यूपीएससी इतना डीप में आप लोगों से नहीं पूछने वाला है। देखिए नागरिकता की समाप्ति है वो स्वेच्छा से हो सकती है, बर्खास्तगी की जा सकती है। जैसे कोई व्यक्ति है वो दूसरे देश की जाकर के नागरिकता प्राप्त कर लेता, तो हमारे यहाँ दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है, तो वो क्या हो जाती है भाई, खत्म हो जाती है। वंचित करने से भी देखिए तो इन आधारों पर वंचित किया जा सकता है। जैसे कि आप लोगों को देखने को मिलेगा कोई नागरिक है वो फर्जी बाड़ा करे, फर्जी रूप से नागरिकता प्राप्त करे, संविधान का अनादर करे, शत्रु देश से जाकर के मिल जाए। साथ में ऐसा कोई नागरिक है जो नागरिकता प्राप्त करने के बाद 5 साल के अंदर ही उसको क्या हुआ, 2 साल से अधिक की सजा हो गई तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। और साथ में भारत के बाहर कोई व्यक्ति वो 7 वर्ष से अधिक रह रहा है तो उसकी भी नागरिकता क्या कर दी जा सकती है, समाप्त की जा सकती है। वैसे ये आप लोगों को याद नहीं रखना है, इतना डीप में आप लोगों से कोई नहीं पूछने वाला है। तो ये आप लोगों को खत्म हो गई क्योंकि देखिए अब क्या आ गया यहाँ पर, अब मतलब नागरिकता हम लोगों ने अभी समाप्त किया ना, देखिए नागरिकता समाप्त किया तो यहाँ पर देखिए अब जो फंडामेंटल राइट्स आ जाता है जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। ओके, फर्स्ट लेक्चर हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ चीज़ों के बारे में। एक सेकंड रुकिएगा आप लोग, ये कॉपी नीचे गिर गई थी, नोट्स नीचे गिर गया था। तो देखिए गैर संवैधानिक निकाय हम अभी लास्ट लेक्चर में हम लोग देख रहे थे, तो देखिए हम लोग यहाँ तक देख चुके थे और ये थोड़ा सा बच गया है, हम इसको भी कवर करके फिर क्लास को ओवर कर देते हैं क्योंकि पूरा पॉलिटी आप लोगों को, पूरा एम लक्ष्मीकांत एक चैप्टर आप लोगों को पढ़ा दिया गया है। देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा केंद्रीय अन्वेक्षण ब्यूरो देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें केंद्रीय अन्वेक्षण ब्यूरो की, ये वैधानिक संस्था आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। जो केंद्र सरकार है उसकी एक शासकीय इकाई के रूप में आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर सीबीआई के बारे में, मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात करें, इसकी स्थापना है वो संथानम समिति की सिफारिश पर की गई। 1963 में गृह मंत्रालय के एक संकल्प के द्वारा किया गया था। बाद में कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत जो सीबीआई है इसको ला दिया गया, तो कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत अभी वर्तमान में कार्य करता है। इसमें इसकी जो 7 शाखाएं आप लोगों को देखने को मिलेंगी। अगर हम लोग बात करें इसके गठन की तो इसमें देखिए निर्देशक होता है, विशेष निर्देशक होते हैं, संयुक्त निर्देशक होते हैं और अन्य लगभग 5000 इसके कर्मचारी होते हैं, वो मिलकर कार्य करते हैं। 2 वर्ष की इनकी अवधि होती है। जो निर्देशक होते हैं इनकी 2 वर्ष की अवधि होती है, मतलब 2 वर्ष की जो अवधि होती है उसकी सुरक्षा दी जाती है। तो इस अधिनियम के अंतर्गत आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सीबीसी जो अधिनियम है उसके अंतर्गत यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, उसी के अंतर्गत इनको सुरक्षा दी जाती है जो हम लोग यहाँ पर देखे थे। अगर हम लोग बात करें इनकी नियुक्ति की, तो जो इनकी नियुक्ति है ना वो लोकपाल और लोकायुक्त हैं। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के बाद से 3 सदस्यीय समिति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है, जिसमें एक पीएम होते हैं, दूसरा लोकसभा के विपक्ष का जो नेता होता है वो होता है, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होता है। ये तीनों मिलकर के एक समिति का गठन करते हैं, यही समिति इनकी नियुक्ति करती है। तो ये चीज़ आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। निर्देशक हैं वो इंडियन गवर्नमेंट और साथ में जो संयुक्त सचिव है, मतलब जो निर्देशक होते हैं ना, ये निर्देशक भारत सरकार का जो संयुक्त सचिव होता है ना उससे कम का व्यक्ति नहीं हो सकता है। ये चीज़ आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पर जांच ब्यूरो अधिकारी है वो जिला पुलिस अधीक्षक से नीचे की रैंक का नहीं हो सकता, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना है। अगर हम कार्य की बात करें तो देखिए इसके जो कार्य हैं वो शासन प्रशासन में सत्यनिष्ठा है उसको बनाए रखना, भ्रष्टाचार है उसको समाप्त करना, साथ में ईमानदारी है उसको बढ़ाना, जो सीबीसी और लोकपाल हैं उनको सहायता भी प्रदान करती है, साथ में आर्थिक कानून है उनका उल्लंघन अगर कोई करता है उसको भी ये देखती है, साथ में संगठित अपराध है वो करता है कोई तो उसके मामलों को भी ये देखती है। फिर आता है लोकपाल और लोकायुक्त, इसके लिए अधिनियम पारित किया जाता है
2013 में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम पारित किया जाता है। देखिए लोकपाल लोकायुक्त कोई व्यक्ति नहीं है, ये संस्था है। देखने में ये सिर्फ व्यक्ति लगते हैं, मतलब सुनने में लगता है कि जैसे लोकपाल क्या है, एक व्यक्ति है, व्यक्ति नहीं, ये संस्था देखने को मिलेगी। ओके, जो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बनाई गई है। पृष्ठभूमि की बात करें, सबसे पहले स्वीडन में 1809 में लोकपाल और लोकायुक्त एक कॉन्सेप्ट लाया गया था, जिसको वहाँ पर ओमबुड्समैन संस्था के नाम से जानते हैं। जैसे हमारे यहाँ लोकपाल लोकायुक्त बोलते हैं, वहाँ पर ओमबुड्समैन संस्था के रूप में जानते हैं। फिर न्यूजीलैंड में 1962 में लाया गया था, तो देखिए इसको पार्लियामेंट्री कमिश्नर के नाम से जानते हैं, तो ये कमिश्नर फॉर इन्वेस्टिगेशन के नाम से जानते हैं। तो ये चीज़ आप लोग देखने को मिलेगा, और उसी की तर्ज पर फिर भारत में भी इसका गठन किया गया है। अगर हम स्थापना की बात करें, 1966 से 70 के बीच में जो प्रशासनिक आयोग है, उसने भी सिफारिश की थी कि लोकपाल और लोकायुक्त का गठन किया जाए। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, लोकपाल है वो मंत्रियों, केंद्र और राज्य स्तर पर जो सचिव होते हैं उनकी जांच करता है। लोकायुक्त होता है ये विशेष उच्च अधिकारी होता है, जो केंद्र के लिए और एक प्रत्येक राज्य के लिए यहाँ पर गठित किया जाता है। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अगर हम बात करें नियुक्ति की बात करें, तो देखिए जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, एक समिति के द्वारा। समिति क्या होती है, जो सेम अभी हम आप लोगों को बताए थे, सीजीआई, साथ में पीएम आप लोगों को देखने को मिलेगा, और विपक्ष का नेता, ये तीन लोग मिलकर के समिति का गठन करते हैं, यही नाम को निर्देशित करते हैं। कार्यकाल है 5 वर्ष और 70 वर्ष आप लोगों को देखने को मिलेगा। एम लक्ष्मीकांत में 65 वर्ष दिया रखा है, उसको करेक्शन कर लीजिएगा, 70 वर्ष आप लोगों को देखने को मिलेगा। ओके, अगर हम बात करें कार्य क्षेत्र की बात करें, तो यहाँ इसके अंतर्गत इसके कार्य क्षेत्र की अगर हम लोग बात करें, तो पीएम और जो भी मंत्री होते हैं, संसद के मेंबर होते हैं, और साथ में ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी के जितने भी अधिकारी होते हैं, वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। ओके, तो इनकी जांच है वो सीबीसी बोल सकता है इनकी जांच करने के लिए, तो वो चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए अगर हम बात करें, देखिए इनके जो मेंबर हैं ना, वो पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं, ये बहुत प्रमुख बात है, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, और अगर हम लोग बात करें इनकी संरचना की, तो देखिए इसमें एक अध्यक्ष होता है, साथ में 8 मेंबर होते हैं। 50 मेंबर होते हैं वो न्यायिक सेवा से संबंधित होते हैं, 50% मेंबर, 50 मेंबर नहीं, 50% मेंबर होते हैं वो न्यायिक सेवा से संबंधित होते हैं। 50% मेंबर होते हैं वो एससी और एसटी और ओबीसी और अल्पसंख्यकों महिला वर्ग से बिलोंग करते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना है। सीमा है, तो सीमा आप लोगों को याद रखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ये चीज़ याद रख लीजिए, जैसे 7 वर्ष के भीतर अगर कोई भी मामला है, उसी की शिकायत यहाँ पर की जा सकती है। 7 वर्ष से पुराना कोई मैटर है, उसकी शिकायत यहाँ पर नहीं की जा सकती है, मतलब वो मैटर इनके द्वारा नहीं उठाया जा सकता है। साथ में आप लोग को देखने को मिलेगा कि अनाम शिकायत है वो नहीं की जा सकती है। साथ में गवर्नमेंट के जो कर्मचारी हैं, उनके प्रति यहाँ पर स्वतः संज्ञान लेकर के कार्य नहीं कर सकते हैं। कोई शिकायत करेगा तभी करेंगे, अदरवाइज ये कोई कार्यवाही नहीं करेंगे। आप लोगों को देखने को मिलेगा लोकायुक्त होता है। जैसे कि अगर हम बात करें लोकपाल, तो लोकपाल केंद्र के लिए होता है, वैसे ही लोकायुक्त देखने को मिलेगा राज्यों के लिए होता है। लोकायुक्त की बात करें तो 21 राज्यों में और एक यूनियन टेरिटरी जैसे कि दिल्ली में लोकायुक्त आप लोगों को देखने को मिलेंगे। फर्स्ट राज्य है जिसने लोकायुक्त को बनाया 1971 में महाराष्ट्र। सेकंड है उड़ीसा, 1983 में देखने को मिलेगा। ओके, फिर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो ढांचा की अगर हम बात करें, इसका ढांचा कैसे होता है, सभी राज्यों में भिन्न भिन्न होता है। ये आप लोगों को पढ़ने की कतई आवश्यकता नहीं है। जैसे कि राजस्थान हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पर लोकायुक्त होता है और उप लोकायुक्त होता है। वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार और आप लोगों के लिए हिमाचल प्रदेश देखने को मिलेगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लोकायुक्त होता है। जैसे पंजाब, उड़ीसा है, ये तो एक कदम और आगे है। ये जो कुछ अधिकारी होते हैं ना, उन्हीं अधिकारी को पावर दे देते हैं लोकायुक्त की, तो अलग से वहाँ पर लोकायुक्त नहीं नियुक्त किए जाते हैं। नियुक्ति की बात करें तो राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है। साथ में परामर्श होता है वो अनिवार्य होता है, हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसका, और विपक्ष का नेता होता है। ये मिल करके क्या करते हैं, एक तरह से सिफारिश करते हैं, उसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। योग्यता की बात करें तो न्यायिक योग्यता रखता हो, लेकिन कुछ राज्यों में जैसे कि बिहार, महाराष्ट्र और राजस्थान में कोई योग्यता निर्धारित नहीं की गई है, किसी भी व्यक्ति को लोकायुक्त बनाया जा सकता है। तो ये भी डिसाइडेड नहीं है, सभी राज्यों में अलग अलग व्यवस्था है। कार्यकाल की बात करें तो 5 वर्ष या फिर
फिर 65 वर्ष आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर देखिए पुनर्नियुक्ति नहीं की जा सकती, लेकिन कुछ राज्यों में जैसे कि आप लोगों को देखने को मिलेगा जिस व्यक्ति के लिए कार्य सौंप दिया जाता है तो वही वो अपना जब तक कार्य पर रहता है तब तक रहता है। तो ये कार्यकाल भी एकदम निश्चित देखने को नहीं मिलेगा आप लोगों के लिए। अगर हम बात करें राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की बात करें, NIA की बात करें, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात करें, तो देखिए NIA की बात करें, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात करें, तो देखिए इसकी स्थापना है मुंबई आतंकवादी हमला जब हुआ था उस हमले की रोकथाम के लिए इसकी स्थापना की गई। यहाँ पर एक अधिनियम लाया गया, NIA अधिनियम 2008 लाया गया। इसके माध्यम से 2009 में इसकी स्थापना की जाती है। इसका मुख्यालय होता है वो दिल्ली में देखने को मिलेगा। सेकेंड ARC जो रिपोर्ट है उसमें इसकी सिफारिश की गई थी कि एक NIA का गठन किया जाए। अगर हम इसके संगठन की बात करें तो इसमें एक महानिर्देशक होता है, तो एक महानिर्देशक के अधीन कार्य करता है। इसमें नियुक्ति जो होती है वो केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। इसकी जो पावर होती है राज्य के पुलिस महानिर्देशक के समान होती है। आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर ये मतलब इतना जानना नहीं है, जैसे TFFC सेल आप लोगों को देखने को मिलेगी जो जाली मुद्रा और आतंकी वित्त पोषण से संबंधित आप लोगों को देखने को मिलेगी, मतलब टेरर फाइनेंसिंग ऑफ फेक करेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगी। कार्यों की बात करें जो NIA है भाई, इसका कार्य क्या है? NIA के कार्य है कि आतंकवादी गतिविधियां हैं इनकी जांच और रोकथाम करना। 2019 में एक संशोधन अधिनियम लाया गया था जिसके माध्यम से इनके अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया गया, मतलब कार्य क्षेत्र को एक तरह से बढ़ाया गया कि मानव तस्करी, नशीली मुद्रा, बैंक नोट, साथ में हथियार निर्माण, बिक्री, साइबर आतंकवाद, विस्फोट सामग्री है, इसके संबंध में इनके अधिकारों को बढ़ा दिया गया है। यानी कि देश के अंदर और देश के बाहर दोनों जगह ये जांच कर सकते हैं। NIA एक गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है जो कि बहुत प्रमुख बात है, और देश के अंदर और देश के बाहर दोनों जगह NIA जांच कर सकती है। तो ये चीज़ NIA के बारे में था। अगर हम बात करें इसी तरह से नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की, अगर हम लोग बात करें राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बात करें, इसकी स्थापना जो है 2001 में समिति के गठन के माध्यम से की गई थी आपदा प्रबंधन योजना के अंतर्गत। 2004 में हिंद महासागर में जो सुनामी आई थी, सुनामी के बाद आप लोगों को देखने को मिलेगा एक अधिसूचना जारी करके इसका गठन आनन फनन में कर दिया जाता है 2005 में। बाद में एक अधिनियम लाया जाता है 2006 में, एक अधिनियम लाया जाता है NDMA एक्ट 2000 मतलब 5 लाया जाता है, उसके माध्यम से फिर इसका आगे कार्य बढ़ाया जाता है। तो ये चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर संरचना की बात करें तो इसका जो अध्यक्ष होता है वो PM होता है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। साथ में उपाध्यक्ष होता है, देखिए बाद एक इसका जो उपाध्यक्ष होता है ना वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसका उपाध्यक्ष होता है वो अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसका उपाध्यक्ष कैबिनेट मंत्री के समकक्ष उसकी शक्तियां होती हैं, उसी के समकक्ष वो होता है। अन्य सदस्य होते हैं वो राज्य मंत्री के समकक्ष देखने को मिलेंगे। महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, इसमें अध्यक्ष होता है वो PM होता है, इसमें मैक्सिमम 9 मेंबर हो सकते हैं, और उपाध्यक्ष होता है वो कैबिनेट मंत्री के सक्षम होता है, मतलब समक्ष होता है, उसी की तरह पावर होती हैं, उसी की तरह वेतन भत्ते सब दिए जाते हैं। और अन्य सदस्य होते हैं वो राज्य मंत्री के समकक्ष होते हैं, एक तरह से आप लोग समझ सकते हैं। इसी तरह से अगर हम उद्देश्य की बात करें, इसकी उद्देश्य है भाई जो भी राष्ट्रीय आपदा है उसके संबंध में जानकारी, नवाचार, शिक्षा, रोकथाम की तैयारी और न्यूनीकरण कैसे किया जाए उसके लिए योजना तैयार करना। विकासात्मक नियोजन में आपदा प्रबंधन को भी ऐड किया जाना, साथ में आपदा जोखिम है उसकी पहचान करना, अनुमान लगाना, साथ में अनुश्रवण करना, ये सारी चीज़ें आप लोग देखने को मिलेंगी। और सहायता के लिए एक तरह से मानक तय करना और पुनर्निर्माण भी इसमें शामिल किया गया। तो ये चीज़ है। और साथ में देखिए यहाँ पर अन्य कार्य भी हैं, जैसे NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स होती है। जैसे कहीं पर आपदा आ जाती है, जैसे बाढ़, तूफान आ जाता है, चक्रवात आ जाता है, भूकंप आ जाता है, तो रिलीफ देने के लिए एक तरह से वहाँ पर जो फोर्स भेजी जाती है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसी तरह से राज्यों के अंदर भी राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण देखने को मिलेगा। इसका अध्यक्ष होता है CM होता है, मैक्सिमम इसमें 8 मेंबर होते हैं। जिला स्तर पर भी इसी तरह से व्यवस्था होती है, जिला प्रबंधन प्राधिकरण होता है, इसका अध्यक्ष होता है DM या फिर डिप्टी कमिश्नर होता है। इस मैक्सिमम 8 मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, यानी कि सभी स्तरों पर इसका गठन किया जाता है। इसी तरह से अगर हम बात करें सहकारी समितियों की बात करें तो जो सहकारी समितियां होती हैं
तो जो सहकारी समितियां होती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, इनकी पृष्ठभूमि की बात करें तो 97 में संविधान संशोधन 2011 किया गया। इसके माध्यम से इनको संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। देखिए इसके माध्यम से आर्टिकल 19 है, उसमें सहकारी समितियों को जोड़ा जाता है। आप लोग जानते हैं, हम आप लोगों को कई बार पढ़ा चुके हैं। ओके, सहकारी समितियों को फंडामेंटल राइट्स में भी जोड़ा गया। आर्टिकल 43B है, इसमें DPSP में सहकारी समितियों को जोड़ा गया। और आप लोगों को देखने को मिलेगा कि भाग 9B में सहकारी समितियों को जोड़ा जाता है, 243ZH से लेकर के 243ZT तक। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये चीज़ थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, तो देखिए भाग 9 है वो पंचायत से है, भाग 9A आप लोगों को देखने को मिलेगा वो नगर पालिका से है, और 9B है वो आप लोगों को सहकारी समितियों से देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम लोग बात करें स्थापना की, स्थापना है तो नियम बनाने की जो शक्ति है वो स्टेट के विधानमंडलों को दे दी गई कि भाई कैसे स्थापना की जाए, नियम विनियमन और कैसे इसको बंद किया जाए, तो वो चीज़ सारी है वो विधानमंडलों को ये शक्ति दे दी है। सदस्यों की संख्या है वो विधानमंडल जो है ना, तो विधानमंडल के द्वारा तय की जाएगी, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम इनकी संख्या है वो 21 हो सकती है, 21 से ज़्यादा नहीं हो सकती। इसमें इन 21 में से SC ST के लिए 1 सीटें, महिला के लिए 2 सीटें हैं वो आरक्षित होंगी, जो बहुत प्रमुख बात है, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। यानी कि जो सहकारी समितियाँ होंगी उसमें वो सहकारी समितियों में संख्या कितनी होगी वो विधानमंडल तय करेगा, लेकिन मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं, 21 सदस्य इसमें हो सकते हैं, जिसमें से SC ST वर्ग से 1 व्यक्ति जरूर होना चाहिए, साथ में महिला वर्ग से 2 व्यक्ति जरूर होने चाहिए। ये आरक्षित हम लोग देखने को मिलेंगे। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। बोर्ड विघटन निलंबन की अगर हम लोग बात करें तो देखिए, अगर सहकारी समितियों का विघटन कर दिया जाता है तो मैक्सिमम 6 माह तक ये निलंबित अवस्था में या फिर विघटित अवस्था में रह सकती हैं। इन 6 माह के अंदर नई सहकारी समितियों का गठन करना पड़ेगा। इनका आधार आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इनका विघटन किया जा सकता है। तो किन आधारों पर इनका विघटन किया जा सकता है, एक काम पूरा ना करे तो सहकारी समितियां हैं उनका विघटन किया जा सकता है, काम में लापरवाही करें, हितों के खिलाफ कार्य करें, निर्वाचन रद्द हो जाए। ओके, तो इन आधारों पर सहकारी समितियां उनका विघटन किया जा सकता है। इनमें देखिए आम बैठक होती है विधानमंडलों द्वारा, जो फाइनेंशियल ईयर होता है, मतलब वित्त वर्ष की जो समाप्ति होती है, तब उसके 6 माह के अंदर, जो वित्त वर्ष की समाप्ति होती है उसके 6 माह के अंदर यहाँ पर इन लोगों की एक आम बैठक होती है। तो ये चीज़ आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए अगर हम बात करें राजभाषा की बात करें, ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। भाग 17 में आप लोगों को देखने को मिलेगा, आर्टिकल 343 से लेकर के 351 के बीच में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ओके, देखिए क्योंकि जिसमें गवर्नमेंट है वो कार्य करती है, वही आप लोगों को ऑफिशियल लैंग्वेज या फिर राजभाषा देखने को मिलेगी। प्रकार है, संघ की राजभाषा हो सकती है, क्षेत्रीय हो सकती है, न्यायपालिका की हो सकती है, अन्य विशेष निर्देशों की भी हो सकती है। जैसे कि संघ की राजभाषा है देवनागरी लिपि हिंदी देखने को मिलेगी, लेकिन जब संविधान हमारा लागू होगा तब से 15 वर्षों तक इंग्लिश का उपयोग किया जा सकता है। बाद में देखिए अधिकार दिया गया था भाई इंग्लिश को बाद में अगर चाहे तो बढ़ाया जा सकता है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो इसकी जांच के लिए देखिए, इंग्लिश है इसका प्रयोग जारी रखा जाए, इसकी समीक्षा के लिए बीजी खेर आयोग का गठन 1955 में किया जाता है। ये अपनी रिपोर्ट देती है, इसमें कहा जाता है समीक्षा जांच समिति का गठन किया जाता है। तो जो ये आयोग है ना, ये अपनी रिपोर्ट देता है। इसी रिपोर्ट की फिर से समीक्षा करने के लिए पंडित गोविंद की अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन किया जाता है। ये अपनी जांच करके देती है 1963 में, और इसी के आधार पर राजभाषा अधिनियम है वो आता है। इसमें बोला जाता है कि हिंदी के साथ साथ भाई अंग्रेजी को भी जारी रखा जाए संघीय भाषा के रूप में। ओके, 1967 से आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यहाँ पर हिंदी के साथ इंग्लिश है वो एक तरह से अनिवार्य कर दिया जाता है। क्षेत्रीय भाषा की बात करें, ये पावर है वो विधानमंडलों को दी गई है कि वो एक या एक से अधिक भाषाओं को अपनी राज्य भाषा बना सकते हैं। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो जैसे कि उत्तर प्रदेश हिंदी, और हिंदी के साथ में उर्दू भी उसकी राज्य भाषा देखने को मिलेगी। ओके, ये जरूरी नहीं है, देखिए ये बहुत ज़्यादा प्रमुख बात है, जरूरी नहीं राज्य हैं वो उसी राज्य भाषा को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाएं जो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आती है। मतलब 8वीं अनुसूची के अंतर्गत जो 22 भाषाएं दे रखी हैं, जरूरी नहीं वही सिर्फ वो सेलेक्ट कर सकते, वो चाहें कि उनके जो इस सूची में नहीं है भाषा, उस भाषा को भी अपनी राज्य भाषा बना सकते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ मैंने एग्जाम्पल भी आप लोगों को दिए हैं। जैसे आप लोगों को देखने को मिलेगा हिंदी है,
मतलब ये इसका एग्जाम्पल नहीं है। जैसे कि हिंदी है, 9 राज्यों ने हिंदी को अपनी यहाँ राज्य भाषा बनाया, केरल ने मलयालम को बनाया, आंध्र प्रदेश ने तेलुगु को बनाया। तो ये चीज़ आप लोग देख सकते हैं। ओके, जैसे देखिए संघ और राज्य हैं, इनमें जो संवाद होगा वो इंग्लिश में ही होगा, और साथ लेकिन राज्य है वो संवाद को जो हिंदी है, हिंदी को भी चुनने के लिए कह सकते हैं, अनुरोध कर सकते हैं। तो ये चीज़ देखने को मिलेगा। न्यायपालिका और विधि की बात करें तो इसके जो सभी कार्य हैं वो इंग्लिश में होंगे, लेकिन राज्यपाल है वो प्रेसिडेंट की पूर्व अनुमति के पश्चात हाई कोर्ट की कार्यवाही है वो अन्य भाषाओं में भी करने की अनुमति दे सकता है। लेकिन देखिए जो भी न्यायालय है ना, वो वहाँ पर देखिए कार्यवाही है वो अन्य भाषाओं में हो सकती है। राज्यपाल ऐसी व्यवस्था कर सकता है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के पश्चात। लेकिन जब न्यायालय अपना निर्णय देगा, अपनी आज्ञा एक तरह से सुनाएगा, आज्ञा किसी को देगा या फिर निर्णय देगा या फिर आदेश देगा, जो वो भी लिखे जाएंगे और जो सुनाए जाएंगे वो इंग्लिश में होंगे। वो क्या होंगे? इंग्लिश में ही होंगे। लेकिन जो कार्यवाही होती है, जो ट्रायल होता है, वो अन्य भाषाओं में भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि राज्यपाल है वो राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति के पश्चात ऐसा कर सकता है। और अन्य विशेष निर्देश हैं भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए ऐसा किया गया है। और कोई इसमें रॉकेट साइंस वाली चीज़ नहीं आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पर राजनीतिक दल, तो देखिए राजनीतिक दल है वो विचारधारा के आधार पर, जैसे कि प्रतिक्रियावादी दल हो सकते हैं, रूढ़िवादी दल हो सकते हैं, उदारवादी दल हो सकते हैं, सुधारवादी हो सकते हैं। प्रतिक्रियावादी दल वे दल होते हैं जो पुरानी व्यवस्था के साथ रहना चाहते हैं। रूढ़िवादी दल वे दल होते हैं जो यथास्थिति में विश्वास करते हैं, भाई यही ठीक है, जो यथास्थिति चल रही भाई इसी को बना रहने दो। जो प्रतिक्रियावादी दल होते हैं कहते हैं भाई जो पुरानी व्यवस्था थी वो ज़्यादा अच्छी थी। उदारवादी दल आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये कुछ लक्ष्य सुधार होते हैं, वो चाहते हैं कि भाई ये जो टारगेटेड हैं इनमें सुधार हो जाना चाहिए, बाकी व्यवस्था से हमको कोई समस्या वाली बात नहीं। सुधारवादी होते हैं, ये कहते हैं भाई पुरानी व्यवस्था को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाए और एक नई व्यवस्था को लागू किया जाए। इन्हीं को लेफ्ट विंग बोलते हैं, वामपंथी बोलते हैं। ये चीज़ देखने को मिलेगा। जो जैसे कांग्रेस है उसको केंद्रीय पंथी के रूप में जाना जाता है, बीजेपी है वो दक्षिण पंथी के रूप में जाना जाता है, राइट विंग के रूप में जाना जाता है, जो यथास्थिति या फिर पुरानी व्यवस्था में अपना विश्वास जाहिर करते हैं। मान्यता के आधार पर जो दल होते हैं वो राष्ट्रीय दल हो सकते हैं, राज्य स्तरीय दल हो सकते हैं, या फिर क्षेत्रीय दल, आप जिन्हें क्षेत्रीय दलों के नाम से भी जानते होंगे। देखिए राष्ट्रीय दल कौन से होते हैं? जिन्हें लोकसभा या फिर विधानसभा का जो आम चुनाव होता है उसमें 4 या 4 से अधिक राज्यों में 6% वोट मिले हों, साथ में लोकसभा के अंदर 4 सीटें मिल गई हों, तो उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा दे दिया जाता है। साथ में जो लोकसभा है ना, तो लोकसभा में 2% सीटें मिल गई हों, जैसे कि 100 सीटें हैं तो 100 सीटों में से 2 सीटें किसी दल को प्राप्त हो गई हों। ओके, लेकिन ये दो सीटें हैं, ये 2% सीटें हैं ना, एक कहाँ से कम 3 राज्यों से प्राप्त हुई हों, कम से कम 3 राज्यों से प्राप्त हुई हों, तो उसे राष्ट्रीय स्तर दल का दर्जा मिल जाएगा। और इसी तरह से अगर किसी पार्टी को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय जो दल का मान्यता प्राप्त है, स्टेट लेवल का जो पार्टी है उसका मान्यता प्राप्त है, तो उसको भी राष्ट्रीय स्तर का ही दल माना जाएगा। इसी तरह से हम लोग देखते हैं राज्य स्तरीय दल या क्षेत्रीय दल क्या होता है। देखिए जो विधानसभा का आम चुनाव होता है उसमें 6% वोट मिल जाए, आम चुनाव में 6% वोट मिल जाए, या फिर विधानसभा में जितनी सीटें हैं उसमें से 2 सीटें मिल जाएं। ओके, 2 सीटें मिल जाएं तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे? राज्य स्तरीय दल बोलेंगे। ओके, राज्य स्तरीय दल बोलेंगे या फिर क्षेत्रीय दल बोलेंगे। इसी तरह से राज्य के अंदर जो लोकसभा की सीटें हैं उन पर चुनाव हो रहा है, लोकसभा की सीटों पर चुनाव हो रहा है, और 6% जो 6% वोट हैं वो मिल जाए, और साथ में कम से कम 1 सीट है वो लोकसभा में मिल जाए, तो उस पार्टी के लिए राज्य स्तरीय दल का दर्जा मिल जाएगा। इसी तरह से विधानसभा का जो आम चुनाव होता है उसमें 3% सीटें किसी पार्टी को मिल जाए, या फिर 3 सीटें प्राप्त हो जाएं, तो उसको राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से लोकसभा है ना, तो लोकसभा में प्रत्येक 25 सीटों पर 1 सीट अगर कोई पार्टी हासिल कर लेती, जैसे कि मानते हैं किसी राज्य के लिए मानते हैं
इसी राज्य के लिए 100 सीटें मिली हुई हैं। तो 100 सीटों पर यानी कि 25 सीटों पर एक चाहिए, तो किसी पार्टी के लिए 4 सीटें मिल गई, किसी पार्टी के लिए 4 सीटें मिल गई उस राज्य के अंदर, तो वो क्या हो जाएगा, राज्य स्तरीय दल का उसको दर्जा प्राप्त हो जाएगा। एक 2011 में ऐड किया गया है राज्यों के अंदर, लोकसभा और जो विधानसभा का आम चुनाव है उसमें अगर 8% वोट किसी पार्टी को मिल जाते हैं, 8% वोट अगर मिल जाते हैं तो वो उसको मान्यता मिल जाएगी राज्य स्तरीय। इसी तरह से दबाव समूह होते हैं, इस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। दबाव समूह क्या होते हैं, ये राजनीतिक दल एक तरह से नहीं होते हैं, लेकिन राजनीतिक चुनाव में ये भाग नहीं लेते हैं, ना ही इन पर इनके पास में कोई राजनीतिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, फिर भी इनके पास में मतलब ये जो होते हैं सरकार के ऊपर एक विशेष दबाव बना करके अपनी इच्छाओं को एक तरह से पूरा कराने का प्रयास करते हैं। तो अब विभिन्न जो उद्देश्य समूह होते हैं ना, वो भी दबाव समूह के रूप में कार्य कर सकते हैं। जैसे कुछ समय आप पहले आप लोगों ने देखा होगा कि किसान आंदोलन हुआ था, तो किसान संघ था वो दबाव समूह के रूप में कार्य करने लगा था, दबाव समूह के रूप में कार्य करने लगा था। ओके, तो ये चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो चलिए आज का लेक्चर है वो यहाँ पर ही फिनिश करते हैं, क्योंकि देखिए पूरा पॉलिटी आप लोगों को हम पढ़ा दिए हैं, ख़त्म करा दिए हैं। तो पूरा पॉलिटी आप लोग कवर कर लिए हैं, पूरी महामैराथन क्लास हो गई है और हमको भी बहुत भयानक नींद आ रही है। तो आप लोग जाकर के MCQs लगाइए, MCQs किसी से भी लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं केवल इससे ही लगाएं। तो MCQs जिससे भी आप लोग लगाना चाहते हैं दबा दबा करके MCQs आप लोग लगाइएगा और क्लास को लाइक शेयर करते रहिएगा इसी तरह से। तो आज की क्लास थी, केवल 2 घंटे में आप लोग का पूरा करा दिया गया। तो आज की क्लास में कम इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, प्रस्तावना वाला थोड़ा सा महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों को देखने को मिलेगा और उसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं थे, लोकपाल लोकायुक्त थोड़ा सा महत्वपूर्ण था। तो इसी तरह से हमने जल्दी से आप लोगों को पढ़ा दिया और आप लोग इसी तरह से जल्दी से पढ़ के जल्दी जल्दी रिवाइज करते रहिएगा। पेपर से पहले 2 से 3 बार एक बार पॉलिटी को रिवाइज करके एकदम झमाझम करके आइएगा। चलिए आज का लेक्चर यहाँ पर ही फिनिश करते हैं। ओके।